तो चलो एक और बेहतरीन कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बंदा अपने मन में कहता है कि आखिर ये साला हो क्या रहा है। मैं तो बहुत ही अच्छा समय बिता रहा था, अचानक से ये इतना ज़्यादा अंधेरा कैसे हो गया। महीना पूरा होने को है, मुझे बहुत ज़्यादा बिजली का बिल पे करना है। लेकिन रुको, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चीजें मेरी आंखों को कवर किए हुए है। तो गाइज ये है एक मशरूम जो होश में आ गया है, या फिर किसी और बंदे ने अपना रीइंकारनेशन इसके बॉडी में किया है। वो देखने लगता है कि आखिर उसके बॉडी के साथ में क्या हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आता है। वो अपने सर बॉडी हर चीज़ को टटोलते हुए बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर अचानक से उसके साथ में ये सब कुछ क्या हो गया। बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान और निराश है। और फिर वो पानी में अपना जैसा ही चेहरा देखता है, वो चौंक कर बोलता है, क्या आखिर ये मेरे साथ में क्या हो गया? मैं एक मशरूम बन गया। हाँ, लेकिन पैनिक करने से अब मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मुझे सोचना होगा कि मेरे इस मशरूम के बॉडी में रीइंकारनेशन लेने से पहले आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था। फिर वो याद करने लगता है कि उसके आंखों के सामने में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेड पर पड़ी हुई है। वो आवाज़ें निकाल रही है, यानी कि किसी के साथ में या फिर इस लड़के के साथ में रोमांस कर रही है। और उसे देखते हुए हमारा ये लड़का बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा है, खुश है। उसका शरीर गर्म हो चुका है, मुंह से गरम गरम सांसें निकल रही है। और मशरूम अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये बात है। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसकी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया और मेरी मौत हो गई और मैं मशरूम मॉन्स्टर में रीइंकारनेटेड हो गया। हे भगवान, क्या तुम मेरे साथ में कोई मजाक कर रहे हो? आखिर इस तरीके के लुक में मैं किसी लड़की को कैसे अप्रोच कर पाऊंगा? चलो जल्दी से कोई रास्ता निकालो, मेरा हैंडसम फेस मुझे वापस कर दो। मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकता। और तभी पीछे से आवाज़ कहती है, किंग ऑयस्टर ब्रो। मशरूम मैन चौंक कर पीछे की तरफ में देखता है। हम लोगों को एक परछाई दीवार के पीछे दिखाई देती है और मशरूम मैन बड़े ही गौर से उसे ही देखे जा रहा है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है जिसका फिगर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो इस मशरूम मैन को देख रही है ब्लश करते हुए। और मशरूम मैन उसे देखने के बाद पूरी तरीके से पागल हो जाता है, कहता है कि वाह क्या बात है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये मशरूम डंजन में मुझे इतनी खूबसूरत लड़की देखने को भी मिल जाएगी। ये तो सचमुच में बहुत ही किस्मत वाली बात है। मशरूम मैन को यकीन नहीं होता। वो अपनी आंखों को मसल कर जैसे ही आंख खोल के देखता है, तब उस लड़की का रियल चेहरा उसके सामने में आ जाता है। और ये एक फीमेल मशरूम है जो कहती है कि किंग ऑयस्टर ब्रो, आखिर आज आप इतने वियर्ड बातें क्यों कर रहे हैं? ये देख कर कि ये बस एक फीमेल मशरूम है, वो बहुत ज़्यादा निराश होकर अपने मन में कहता है कि मैं अपने छोटे बाबू से शायद सोच रहा था, इसलिए मुझे इतनी खूबसूरत लड़की दिखाई दे गई। मशरूम मैन फीमेल मशरूम से पूछता है, तो आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं नॉर्मली कैसे बातें करता हूँ? और फीमेल मशरूम कहती है, हमारे जैसे मशरूम नॉर्मली कुछ ही शब्द बोलते हैं, जैसे कि घुसपैठ या जल्दी से उसे जान से मार दो। मशरूम मैन कहता है, क्या सच में हम ऐसा बोलते हैं? और तभी एक आवाज़ आती है कि घुसपैठिया आ चुका है, सारे लोग तैयार हो जाओ। और मशरूम मैन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लेवल 1 ऑर्क आर्चर और लेवल 1 ऑर्क वॉरियर दिखाए जाते हैं जो आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। और फीमेल ऑर्क कहने लगती है, काबू क्या तुम्हें सच में पूरा यकीन है कि अपने साथ में एक हीलर को न लेकर आना हमारे लिए अच्छा हो सकता है? और काबू कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो राबू, इस डंजन में जितने भी मॉन्स्टर है सारे के सारे लोएस्ट लेवल के लिए हैं। इसके साथ जितने भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर मौजूद है वो अभी अभी नए बनाए गए हैं। उन मॉन्स्टर्स का मूवमेंट और पैटर्न एकदम फिक्स्ड है, वो बिल्कुल भी नहीं बदलते। लेवल 1 छोटा श्रूम अटैक करते हुए बोलता है कि सबको जान से मार दो, लेकिन काबू नहीं डरता। वो अपने फरसे से एक ही अटैक से इस मशरूम को 2 हिस्सों में काट कर जान से मार देता है। बहुत ही जबरदस्त अटैक। काबू राबू से कहता है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना। राबू कहती है कि हाँ, देख कर तो ऐसा ही लगता है। तो चलो जल्दी से हम इस सारी चीजों को यहीं पर खत्म कर देते हैं। वहीं पर छोटे छोटे मशरूम तेजी से आगे गुस्से में बढ़ते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। काबू इन सारे मशरूम्स को सब्जी की तरह काट डालता है, बस कढ़ाई में डालने की ही जरूरत है। उसके बाद मशरूम की सब्जी तैयार हो जाएगी। ये अटैक बहुत ही जबरदस्त था जो काबू के द्वारा किया गया। और इन सारे नज़ारों को छुपकर मशरूम मैन और फीमेल मशरूम देख रहे हैं। और मशरूम मैन कहने लगता है कि ये सारे जो मशरूम्स है वो एक एनपीसी की तरह चार्ज कर रहे हैं सीधे लाइन में। क्या तुम लोगों को सच में ये बात पता नहीं है कि सामने वाला अपोनेंट अगर
तुम लोगों का मैच नहीं है तो किस तरीके से भागा जाता है। फीमेल मशरूम कहती है कि हम जितने भी यहाँ पर तुम्हें मशरूम दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे एनपीसी है, हमें जो प्रोग्राम किया गया है हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को करना होगा, हमारे पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है प्लेयर्स जैसा कर सकते हैं वैसा चीजें करने की। मशरूम मैन कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो जो 2 ऑर्क्स हैं वो प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उसके हिसाब से तो ह्यूमंस ही प्लेयर होते हैं। और फीमेल मशरूम कहती है कि मैं बस एक एनपीसी हूँ जिसे एक्स्ट्रा वर्ड बोलने के लिए दिया गया है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। तभी कोई इन लोगों को देख लेता है यार, एक जबरदस्त अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक से वो लोग दोनों अपने आप को बचा लेते हैं। और वहीं पर हम देख पाते हैं लेवल 1 ऑर्क आर्चर जो कि अपने तीर धनुष को तैनात करके सीधा इन दोनों के तरफ में एम कर चुकी है। ये देखते हुए मशरूम मैन बहुत ज़्यादा घबरा कर बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, भागने में ही हमारी भलाई है। यार फीमेल मशरूम उसी जगह पर रुक चुकी है क्योंकि उसकी खुद की कोई भी सोच नहीं है। और इस बात को जानने के बाद मशरूम मैन वहीं पर रुक जाता है और पूरी तरीके से कंफ्यूज कि आखिर ये फीमेल मशरूम उसके साथ में भाग क्यों नहीं रही है अपनी जान को बचाने के लिए। वो तत्काल उसके पास में आता है, कहता है कि यहाँ पर खड़े खड़े तुम क्या कर रही हो, जल्दी करो, हमें यहाँ पर से भागना चाहिए। और फीमेल मशरूम कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग की वजह से मेरे पास भागने वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। और तभी हमारा मशरूम मैन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है लो मेरे हाथ को पकड़ लो। जैसे ही फीमेल मशरूम मैन के हाथ को पकड़ लेती है यहाँ पर वार्निंग का नोटिफिकेशन आने लगता है, डाटा एनोमली। ये वार्निंग का नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली आने लगता है। इस चीज को देखते हुए मशरूम मैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है कि मैं तेरे इस प्रोग्रामिंग को नहीं मानता, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी वास्ता नहीं है। फीमेल मशरूम जो प्रोग्रामिंग में कैद थी अब वो प्रोग्रामिंग से बाहर निकलने लगी है। वो अपने मन में कहती है कि किंग ओएस्टर ब्रो, लेकिन प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से ब्रेक करते हुए मशरूम मैन यहाँ पर फीमेल मशरूम को अपने साथ में लेकर तेजी से भागते हुए कहता है कि अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यहाँ पर जिंदा रहना है, हम बिल्कुल भी नहीं मर सकते। राबू कहती है आखिर कब से ये मशरूम मॉन्स्टर्स भागने लगे, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। और काबू कहता है हो सकता है कि ये किसी प्रकार का बग हो, जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे हम इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव को रिपोर्ट कर देंगे। राबू कहती है कि इसमें बग हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों श्रूम्स को हम अपने हाथों से जाने नहीं देख सकते। और काबू कहता है कि हाँ लेकिन मैं पहले जाकर इस बग को रिपोर्ट कर देता हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत मर जाना। और राबू कहती है क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, आखिर मैं यहाँ पर कैसे मर सकती हूँ। मशरूम मैन कहता है यहाँ पर कोई ऐसा वेपन है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ उन लोगों के अगेंस्ट। और फीमेल मशरूम कहती है कि नहीं, मशरूम मॉन्स्टर्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि उन्हें अपने नंगे हाथों से ही फाइट करना होगा, वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन साइड की तरफ में एक ट्रेजर बॉक्स है और उस ट्रेजर बॉक्स के ऊपर में मशरूम मैन की निगाह जा चुकी। ट्रेजर बॉक्स को अपने सामने में देखने के बाद उसकी आंखें पूरी तरीके से चौंधिया जाती है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि देखो ये तो एक ट्रेजर बॉक्स है, अगर सच में हमारा किस्मत अच्छा है तो हमें कुछ अच्छे वेपन्स इसके अंदर में मिल सकते हैं। फीमेल मशरूम बताती है लेकिन ये जितने भी बॉक्स है ना उन सबको प्लेयर्स के लिए तैयार किया गया है, हम मशरूम से इन ट्रेजर बॉक्स को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उस तरीके से हमें प्रोग्राम ही नहीं किया गया है। लेकिन हमारा मशरूम मैन इन बातों को नहीं मानता, वो अपने हाथों को आगे बढ़ा देता है और वार्निंग का नोटिफिकेशन दोबारा से आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर उसके अगेंस्ट में जा रहा है और वो इस बॉक्स को ओपन करने में कामयाब भी हो चुका है। ये देखते हुए फीमेल मशरूम कंफ्यूज होकर अपने मन में कहने लगती है कि हमारे पुराने किंग ओएस्टर ब्रो ऐसी चीजें नहीं कर सकते थे, लेकिन अचानक से वो इतने ज्यादा बदल कैसे गए। मशरूम मैन ट्रेजर बॉक्स को खंगालते हुए कहता है कि देखो यहाँ पर तो सचमुच में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मौजूद है। तभी फीमेल मशरूम को कुछ एहसास होता है, एक तीर बहुत ही तेजी के रफ्तार से इनकी ओर आगे बढ़ रहा है और तेजी से भागते हुए अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं पता कि अचानक से मेरे पैर क्यों इस तरीके से भाग रहे हैं अपने टीम को ऐसे बचाने के लिए। मशरूम मॉन्स्टर के अंदर इस तरीके की प्रोग्रामिंग नहीं की जाती थी, लेकिन मैं अपने किंग ओएस्टर ब्रो को ये तीर लगने नहीं दे सकती क्योंकि मैं उन्हें अपने आंखों के सामने बिल्कुल भी जख्मी नहीं देख पाऊंगी। और ये तीर का जो निशाना है वो हमारा मशरूम मैन था, लेकिन फीमेल मशरूम बहुत ही तेजी से इस तीर के अब सामने में आ चुकी है। मशरूम मैन देखता है कि मशरूम मैन को बचाने के लिए फीमेल मशरूम सामने आ गई, जिस वजह से वो तीर उसे जाकर लग गया और खून के छींटे मशरूम मैन के आंखों के सामने में हमें हवा पर दिखाई देते हैं। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इस फीमेल मशरूम ने उसके लिए ऐसा क्यों किया। तभी वो और एक दूसरा तीर चलाती हुए बोलती है कि मेरा ये जो सेकंड एरो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा। और इस तीर के निशाने में खड़ा है हमारा मशरूम मैन, जिसने अपनी आंखों के सामने फीमेल मशरूम
मशरूम को मरते हुए देखा है, वो बिना देरी के बक्से के अंदर में हाथ डालकर वहाँ पर से एक वेपन को बाहर की तरफ में निकाल लेता है। और जैसे ही तीर उसके नज़दीक पहुँचता है वो उस वेपन से बहुत ही ज़बरदस्त अटैक करके तीर को वहीं पर चकनाचूर कर डालता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब माहौल पूरी तरीके से शांत हो चुका है। राबू मशरूम मैन को देखने लगती है, मशरूम मैन राबू को देखने लगता है, दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं और राबू अपने मन में कहने लगती है आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक निचले दर्जे का मशरूम मॉन्स्टर मेरे एरो के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दे। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसने ट्रेजर बॉक्स को भी ओपन कर लिया है जो कि सिर्फ प्लेयर्स ही ओपन कर सकते थे। मुझे लगता है कि ये कोई नॉर्मल बग तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत ही भारी भरकम और बहुत ही खतरनाक वाला बग है। बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। काबू एक बंदे से कहता है कि हमें अंदर के तरफ में 2 बग मिले थे और वो बंदा कहता है ठीक है मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। और काबू कहने लगता है कि आखिर इस डंजन को बने हुए कितना समय हो गया है कि इसके अंदर में बग मौजूद है। ये शैडो गोस्ट की तरह दिखने वाला बंदा कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम बहुत ही लंबे समय से इसे चला रहे हैं, शायद हमसे कुछ नज़रअंदाज हो गया था इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइए, इस तरीके के छोटे मोटे बग्स होते रहते हैं। दरअसल बात यह है कि ह्यूमन अलायंस को डिफीट करने के बाद ग्रैंड लीच जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित था अपने आइडल वॉरियर्स को लेकर कि कहीं वो लोग आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा परेशानी पैदा ना कर दे। तो इसलिए उसने इस डंजन सिस्टम को डिज़ाइन किया ताकि ये जितने भी वॉरियर्स है वो लोग अपना टाइम पास कर सके। तो उस समय के बाद से ये जितने भी वॉरियर्स है वो इस डंजन के अंदर में प्लेयर के रूप में एंटर करके मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, लूट करते हैं और अपना लेवल अप करते हैं। तो ये सारी चीजें वो लोग अपना सिर्फ समय बिताने के लिए करते हैं। अगर कोई प्लेयर किसी प्रकार के बग को ढूंढ लेता है तो वो एक नेक्रोमेंसर और एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जाकर उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, जिसके बाद उसे फिक्स कर दिया जाता है। राबू अपने तीर और धनुष को तैयार कर लेती है, बहुत ही पावरफुल एरो अटैक होने वाला है। वो कहने लगती है कि आखिर मैं इंतजार क्यों करूं, मैं इस बग को अपने हाथों से ही ठीक कर सकती हूं। और जैसे ही तीर छोड़ती है, तीर बड़े ही तेजी की रफ्तार से मशरूम मैन के ऊपर लगने के लिए आगे बढ़ चुका है। मशरूम मैन भी अपने वेपन को लेकर तैयार है इस तीर का सामना करने के लिए, वो भी आगे की तरफ में बढ़ चुका है। और जैसे ही तीर उसके नजदीक पहुंचता है मशरूम मैन अपने वेपन से उस तीर को वहीं पर 2 हिस्सों में काट डालता है। बहुत ही जबरदस्त अटैक। और उस वेपन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसका मूवमेंट बहुत ही ज्यादा शार्प है। लेकिन इस मशरूम बॉडी के बारे में मुझे एक बात तो बोलनी ही होगी, भले ही इसका स्टेट बेस पर मौजूद है लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और तभी यहाँ पर राबू 3 तीर एक साथ चला देती है मशरूम मैन के ऊपर में, लेकिन मशरूम मैन उन तीनों तीरों के ऊपर में अपने वेपन से अटैक करके डिफ्लेक्ट करता है, वो किसी को तो ब्रेक भी कर देता है। और फिर तभी वो पीछे के तरफ में ट्रेजर बॉक्स को देखते हुए अपने मन में कहता है लेकिन मेरे पैरों की वजह से मैं अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या यहाँ कुछ ऐसा है जिससे मैं इन सारे तीरों को ब्लॉक कर सकूं? और वो बिना देरी के इस ट्रेजर बॉक्स के ऊपर में एक ज़बरदस्त अटैक करके उसे 2 हिस्सों में काट देता है। और तभी हम देखते हैं कि एक जो तीर है राबू ने हमारे मशरूम मैन के ऊपर में चला दिया है। मशरूम मैन उस तीर को गौर से देखता है और बिना देरी के उस ट्रेजर बॉक्स के ढक्कन को एक शील्ड की तरह सामने करता है, जिस वजह से सारे के सारे तीर आकर उस ट्रेजर बॉक्स के ढक्कन को लगता है। अब ये ट्रेजर बॉक्स का ढक्कन कोई ढक्कन नहीं है बल्कि एक शील्ड की तरह काम कर रहा है। ये देखते हुए राबू अपने मन में कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, कब से एक मशरूम मॉन्स्टर शील्ड का इस्तेमाल करने लगा। इस मशरूम मॉन्स्टर का मूवमेंट और बिहेवियर एग्जैक्टली और लेकिन हम देखते हैं कि मशरूम मॉन्स्टर बड़े ही तेजी से आगे की तरफ में बढ़ने लगता है इस शील्ड को आगे किए हुए। वहीं पर राबू भी बड़ी ही तेजी से तीर को छोड़ रही होती है मशरूम मैन के ऊपर में। और मशरूम मैन बिना रुके उन सारे अटैक्स का सामना करते हुए अपने शील्ड का सहारा लेकर तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ रहा है। और राबू कहती है ये तो बिल्कुल एक प्लेयर की तरह बिहेव कर रहा है। और हमारा मशरूम मैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने वेपन को लिए हुए एक ज़बरदस्त जंप के साथ राबू के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़कर बिना देरी के अपने वेपन से एक सीधा कट लगाता है राबू के बॉडी में। और राबू इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाती। ये सचमुच में बहुत ही खतरनाक और पावरफुल अटैक था और मशरूम मैन सीधा ज़मीन पर लैंड करता है। मुझे पूरा यकीन है कि राबू का बचना अब पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। हमें 2 भागों में कटने का सीन दिखाया जाता है जहां ये पूरी तरीके से प्रूफ हो गया है कि राबू अब इस जगह पर मारी जा चुकी है। उसके कटा हुआ बॉडी ज़मीन पर धराशायी है, फ्लोर खून से सना हुआ है। हर मशरूम मैन आगे की तरफ में जाकर देखता है और तभी एक नोटिफिकेशन
अपेयर होकर कहता है, फर्स्ट ब्लड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने मशरूम रेशियल टैलेंट मेसेलियल नेटवर्क को अनलॉक कर लिया है। इसमें क्या रहता है कि ये जितने भी इसके मिनियंस होंगे उन सब से ये लिंक रहेगा, जिसमें लेवल अप करने के लिए जो सारी चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें ये लोग शेयर करेंगे। और साथ ही मशरूम फॉक रेशियल टैलेंट प्लांट मशरूम भी अनलॉक्ड हो गया है। इसमें क्या रहता है कि तुम खुद को या अपने मशरूम टीममेट को किसी एनिमी कॉर्पस के न्यूट्रिएंट स्पॉट पर रख के एचपी को रिस्टोर कर सकते हो और फुल्ली अब्जॉर्ब करने के बाद तुम एनिमी के क्लास को और स्किल को भी एक्वायर कर पाओगे। मशरूम मैन कहता है, तो क्या मुझे अब एक सिस्टम भी मिल गया है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी मशरूम मॉन्स्टर में ट्रांसमिग्रेट हुआ हूँ, तो अब जबकि मेरे पास में सिस्टम है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने प्लांट मशरूम स्किल को एक्टिवेट कर देता है, अपने पैरों को उठाकर राबू के कॉर्पस के ऊपर में रख देता है। राबू के अंदर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे मशरूम मैन के अंदर में जाना शुरू हो जाते हैं। मशरूम मैन बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने मन में कहता है, ओहो हो, ये तो बहुत ही गजब का फीलिंग है, सचमुच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं सीधे स्वर्ग पर पहुंच गया हूं। लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज़ होता है, वो चौंक कर साइड के तरफ में देखता है जहां पर हमारी फीमेल मशरूम की डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई है, क्योंकि वो हमारे मशरूम मैन को बचाने के लिए अपने जान को कुर्बान कर चुकी है। और तभी मशरूम मैन सीधा जाता है हमारी फीमेल मशरूम के पास और उसके बॉडी को उठाकर राबू के बॉडी के ऊपर में रखते हुए कहता है कि तुमने मेरे लिए एक एरो को खाया था, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी जान को बचाऊं। फिर अपने प्लांट मशरूम स्किल को एक्टिवेट करते हुए हाथ को आगे करता है, उसके हाथ से रेड एनर्जी बाहर निकलने लगती है। यार ये रेड एनर्जी हम लोगों को फीमेल मशरूम के बॉडी से भी निकलती हुई दिखाई जाती है। वो इतनी ज़्यादा तेज है कि हम लोगों को नंगी आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने वाला। और राबू के कॉर्पस से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारा का सारा हमारा फीमेल मशरूम के बॉडी के अंदर में चला जाता है। और फिर हम लोगों को एक एनर्जी जैसा दिखने वाला पैर बनता हुआ दिखाई देता है। यार कुछ ही पलों की बात थी कि एक पूरा का पूरा फीमेल शरीर बनकर तैयार हो चुका है, जो देखने में ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से एनर्जी इसमें कूट कूट कर भरी गई है। वो फीमेल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। वो हमारे मशरूम मैन को देख रही है, मशरूम मैन उस फीमेल को देख रहा है, उसके नाक से खून निकल जाता है, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। वो कहता है कि वाह वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल था, पहली नज़र का प्यार हो गया है मशरूम मैन को इस फीमेल से। सचमुच में ये फीमेल मशरूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हॉट है, उसका कपड़ा भी बहुत ही ज़बरदस्त है, फिगर तो बहुत कमाल का है ही, लेकिन उसके कान देखो, वो बिल्कुल एल्फ की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन ये है हमारी फीमेल मशरूम जो कि एक इंसानी रूप के समान में अब सामने में आ चुकी है। इसका लेवल है 2 मशरूम आर्चर, रोल है गार्ड, क्लास आर्चर श्रूम, प्राइमरी एट्रीब्यूट एजिलिटी, रेशियल टैलेंट मशरूम माइसेलियम, बहुत सारी एबिलिटी दी गई है। बाद में धीरे धीरे हम लोगों को पता चल ही जाएगा, अभी एक्सप्लेन करके क्या ही मिलने वाला है। फिर वो अपने घुटनों पर आ जाती है, कहती है कि ये सबऑर्डिनेट अपने चीफ को ग्रीट करती है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरा नाम बताइए। सिस्टम कहता है तुमने अपना पहला मशरूम सबऑर्डिनेट कल्टीवेट कर दिया है, जल्दी से उसे नाम दो। मशरूम मैन बहुत गहरी सोच में कहता है, क्या ये सारे के सारे मशरूम मॉन्स्टर, इन लोगों का कोई नाम नहीं होता है? चलो मुझे एक नाम सोचना ही होगा। फिर वो अपनी आंखों को खोलकर कहता है, ठीक है, अब से मैं तुझे साई फैंग बुलाऊंगा। और साई कहती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गई, अब से मेरा नाम है साई फैंग। तो मुझे बताइए कि हमें कौन से सीक्रेट रेल में अब रेड करना है? मशरूम मैन कहता है, हैं? आखिर कौन सा रेड? इस बात को मत भूलना कि हम एक मॉन्स्टर है, वो भी एनपीसी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अभी ये है कि जितने भी बचे हुए प्लेयर्स हैं ना, उन सबको हमें जान से मारना होगा। हमें मरे हुए इंसानों या फिर ऑर्क्स के कंकाल दिखाए जाते हैं, जिनके ऊपर में कदम रखते हुए वो काबू वापस आ चुका है। एक ही पैर में ये कंकाल चकनाचूर हो गया है। काबू कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता एक घटिया और निचले दर्जे का मॉन्स्टर राबू को जान से भी मार सकता है। क्या सचमुच में वो एक लेवल 1 का नॉर्मल मशरूम मॉन्स्टर भी है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हो सकता है कि वो एक प्रकार का रेयर एलिट हो। और हमारा जो मशरूम मैन है अब वो काबू के सामने में आ चुका है। और काबू हमारे मशरूम मैन को देखने लगता है, कहता है कि क्या तुम मुझे ही ढूंढते हुए आ रहे थे? चलो
बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा समय बच गया है। मुझे लगता है कि तुम एक रेयर एलिट के हो, तो चलो आज हम एक दूसरे से फाइट करके देखते हैं, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद जो मुझे लूट मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। आज का दिन सचमुच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। काबू अपना ऑर्क चार्ज एबिलिटी का इस्तेमाल करके बड़ी ही तेजी की रफ्तार से मशरूम मैन की तरफ आगे की ओर में बढ़ने लगता है। मशरूम मैन बिल्कुल शांत है, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन उसके हाथों में वेपन है। वो काबू को अपने तरफ आता हुआ देखता है और काबू बिना देरी के एक ज़बरदस्त टैकल लगा देता है मशरूम मैन के ऊपर में। लेकिन मशरूम मैन समय देखते ही अपने आप को उस अटैक से डॉज करके बचा लेता है, जिस वजह से काबू सीधा दीवार पर जाकर टकराता है। लेकिन जाते जाते हमारा जो मशरूम मैन है वो काबू के पैरों पर एक ज़बरदस्त अटैक करता है और काबू इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाया था। मशरूम मैन अपने मन में कहने लगता है कि ये जो वॉरियर है ना, ये एक बैटल टैंक की तरह है, ना कि उस आर्चर की तरह जिसे मैंने अपने एक ही स्लैश में खत्म कर दिया था। काबू अपने आप को इंजर्ड देखते हुए मन में कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इस निचले दर्जे के घटिया मशरूम ने मुझे इतने बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। काबू से बचने के लिए मशरूम मैन बड़ी ही तेजी की रफ्तार से भागने लगता है और काबू अपने गुस्से भरी आंखों से मशरूम मैन को भागता हुआ देखता है और पलक झपकते ही मशरूम मैन दरवाजे के अंदर में घुस चुका है। काबू देखता है कि वो एक दरवाजे के अंदर में घुस गया है। वो बिना देरी के उस दरवाजे के अंदर में जाने के लिए आगे बढ़ चुका है। वो खोलता नहीं है दरवाज़ा, सीधा उसे टैकल करके वहीं पर ही ब्रेक कर डालता है और वो ये सब कुछ करते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा है। फिर वो देखता है कि आखिर ये मशरूम मैन कहाँ चला गया। वो दूसरे छोर में तुम लोगों को दिखाई देगा। मशरूम मैन अब काबू को देखने लगता है कि शायद हमारा जो मशरूम मैन है वो किसी प्रकार का यहाँ पर कोई प्लानिंग किया है, और मशरूम मैन अपने मन में कहने लगता है कि वो बस उस जगह पर खड़े होकर मुझे घूर रहा है, भागने की बिल्कुल भी अब कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन मुझे अब ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैटर जितना सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है इतना मैटर सिंपल है नहीं। लेकिन फिर भी ये तो बस एक एनपीसी ही है, आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन हमारा जो मशरूम मैन होता है वो उसको मिडिल फिंगर दिखाकर बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत कर देता है। ये देखते हुए काबू बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से उंगली दिखाकर टॉन्ट मारने की, अब मैं तुझे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में आगे बढ़ चुका है, कहता है कि आज मैं तेरे इतने टुकड़े टुकड़े करूंगा ना कि तेरा पूरा का पूरा मशरूम पेस्ट निकल जाएगा। लकड़ी के ब्रिज पर काबू बड़ी ही तेजी की रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन इस ब्रिज के नीचे में बहुत ज़्यादा कटे हुए हम लोगों को लकड़ी नज़र आ रहे हैं। ये हमारे मशरूम मैन का ही प्लान था, लेकिन इस बात से अनजान काबू बहुत ही गुस्से में है। अपने फरसे को उठा लेता है, उसके अंदर गुस्से की ज्वाला धधक रही है और मशरूम मैन उसके आंखों के सामने में है। मशरूम मैन कुछ नहीं करता, वो बस शांति से काबू को ही देख रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्रिज की लकड़ियों में कुछ गड़बड़ी कर दी गई थी, इस वजह से काबू का जो बैलेंस है वो अनस्टेबल हो जाता है और वो लड़खड़ा कर नीचे की तरफ में गिरने लगता है। पूरी तरीके से लकड़ी चकनाचूर हो चुकी है। ये सारा का सारा प्लान हमारे मशरूम मैन का था, लेकिन काबू को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एक मशरूम ये सब कुछ उसके साथ में कैसे कर सकता है, और बिना देरी के वो यहाँ पर ब्रिज को तोड़कर सीधा पानी में छपाक से गिर चुका है। वो मदद के लिए कहने लगता है कि सचमुच में तू बहुत ही घटिया मशरूम है, तूने मुझे इस तरीके से अपने जाल में फंसाया, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और मशरूम मैन कहने लगता है कि तुमने अपने वेपन को पैनिक करके ड्रॉप कर दिया है और साथ ही पानी के अंदर में तुम अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है यार। पूरा ताकत लगाकर अपने वेपन को काबू के तरफ में फेंक देता है। वेपन गोल 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 घूमते हुए सीधा काबू के कंधे पर लगकर वहीं पर ही अटक जाता है। काबू को बहुत ही ज़्यादा इंजरी तो हुई है, लेकिन उस पर कुछ ज़्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। वो मुस्कुरा कर मशरूम मैन से कहता है कि भले ही तुमने इस वेपन को मेरे बॉडी के ऊपर में अटका दिया है और काफ़ी कुछ डैमेज भी कर दिया है, लेकिन तुम्हारा स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा वीक है कि ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और तभी यहाँ हम देखते हैं कि एक तीर बड़ी ही तेजी की रफ्तार से आकर काबू के गर्दन को आर पार कर जाती है, और इस चीज का अंदाजा काबू को बिल्कुल भी नहीं होता कि अचानक से उसके ऊपर में एरो से अटैक किसने कर दिया है। फिर हम लोगों को थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ किसी ने काबू के तरफ तीर को चला दिया है, जहाँ पर काबू कह रहा था कि तुम्हारा जो ये डैमेज है वो मेरे ऊपर में ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा। तीर बड़ी ही तेजी से काबू के तरफ में बढ़ रहा था और जाकर सीधा उसके गर्दन को आर पार कर जाता है। पूरा जगह खून से सना हुआ है। अब काबू साइड के तरफ में कंफ्यूज होकर देखने लगता है और कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत कि उसने छुपकर मेरे ऊपर में ऐसा अटैक किया है। और तभी एक दूसरा तीर भी आकर काबू के सर को आर पार हो जाता है। काबू बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है
एक परछाई जिसने तीर चलाकर काबू को बहुत बुरी तरीके से जान से मार दिया है। काबू की डेड बॉडी अब पानी के अंदर डूबने लगती है और यहाँ हमारी सई फेंग ने इस तीर को चलाया था, उसने अपने ऑर्क बर्जक इफेक्ट को एक्टिवेट किया था जो कि अब खत्म हो चुका है। क्योंकि अब काबू मर चुका है इसलिए उसकी डेड बॉडी अब पानी के ऊपर में आने लगती है। ऑर्क वॉरियर एलिमिनेटेड का हमको नोटिफिकेशन दिखाया जाता है और जैसे ही ये बॉडी को हमारा मशरूम मैन जमीन पर लाता है वो कहता है कि फाइनली अब मेरे वापस से पहले जैसे बनने की बारी है। मशरूम मैन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जहां हमें दिखाया जाता है कि ये जो काबू है उसके बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे हमारे मशरूम मैन के बॉडी के अंदर में जाने लगते हैं। यहाँ उसका रीसेपिंग अपीयरेंस शुरू हो चुका है और एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका दिखाया जाता है और हमारा मेन लीड अपने वापस से पुराने अवतार में आ चुका है। वो अपने आप को देखते हुए कहता है खुश होकर, फाइनली मैं वापस से पहले जैसा बन गया। सचमुच में आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हमारे मेन लीड को देखते हुए सई फेंग चौंक कर कहती है कि बॉस आखिर आपके बीच में ये इतना लंबा सा क्या चीज है जो लटक रहा है। मेन लीड बहुत ही ज्यादा शॉक होकर अपने नीचे की तरफ में देखने लगता है कि कहीं वो नंगा पुंगा तो नहीं है। फिर वो देखता है और बोलता है नहीं ये तो एक फरसा है यार, तुम कुछ और ही समझ रही थी। एक सेकंड के लिए तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कपड़े पहनना ही भूल गया हूँ और नंगा तुम्हारे सामने आ गया। सिस्टम कहता है लेवल 2 मशरूम मैन बॉस यांग गऊ, रैंक बॉस, क्लास वॉरियर, प्राइमरी एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ, रेशियल टैलेंट मशरूम मैन माइसिलियन, रेशियल टैलेंट लेवल रिस्ट्रिक्टेड, ऑर्क बर्जक और कुछ औने पौने लूट्स मिल चुके हैं जिनको मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। अब यांग कहने लगता है कि आखिर हम यहाँ पर से बाहर कैसे निकलेंगे। सई फेंग कहती है ये मशरूम मैन डंजन का बॉटम फ्लोर है, अगर आप यहाँ पर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके ऊपर में जितने भी फ्लोर में जो मॉन्स्टर्स है उन सब से आपको फाइट करना होगा। यांग कहता है तो आखिर ये लेवल 1 के ऑर्क प्लेयर डायरेक्टली यहाँ पर कैसे एंटर कर रहे हैं। सई फेंग बताती है प्लेयर्स के पास में स्पेशल प्रिविलेज होता है जहां वो चूज कर सकते हैं डायरेक्टली लोएस्ट लेवल डंजन में जाना है या नहीं। यांग पूछता है तो आखिर तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता। सई फेंग कहती है कि पहले जब मैं एक एनपीसी हुआ करती थी तो मैंने कई सारे प्लेयर्स को एक दूसरे से बात करते हुए सुना था। यांग ऊपर की तरफ में देखते हुए कहता है तो ठीक है, अब हम लोगों को ऊपर वाले जितने भी फ्लोर के मॉन्स्टर्स है उन सब से फाइट करते हुए इस जगह पर से बाहर निकलना होगा। दोनों ही यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद में एक 2 रास्ते वाले जगह पर आकर रुक जाते हैं। यांग पूछता है तो आखिर अब हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। सई फेंग कहती है कि लेफ्ट वाला साइड लेवल 1 का स्लाइम फ्लोर है और राइट वाला साइड ग्रेवयार्ड है। तो ठीक है, फिर तुम जल्दी से जाओ स्लाइम फ्लोर में यार, कुछ एक्सपीरियंस गेन करो। मैं जाता हूँ ग्रेवयार्ड के तरफ में यार, देखता हूँ कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं। फेंग कहती है कि आखिर तुम ग्रेवयार्ड देखने के लिए क्यों जा रहे हो, वहां पर हमें क्या ही मिल जाएगा। और यांग कहता है कि ग्रेवयार्ड अभी के लिए वो है लेकिन कुछ समय के बाद वो हमारी टेरिटरी बन जाएगा। यांग आगे की तरफ में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ते बढ़ते उसने कुछ फटे पुराने कपड़े भी उठा लिए हैं। तभी एक महक उसके नाक से टकराती है। अपने मन में कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एक ग्रेवयार्ड से, ये स्मेल इतनी दूरी में होने के बावजूद ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कर रहा है। कचरा, लाशें, गंदगी, इन सब की बदबू, मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि ये बड़ा सा जो होल है ना, उस होल के ऊपरी सिरे से ही यहाँ पर इन सबको डंप किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कचरे कंकाल हम लोगों को आसपास में पड़े हुए दिखाई देते हैं और यांग इन सबको अच्छे से एनालाइज करते हुए बोलने लगता है भले ही इन सारी चीजों को बहुत ही लंबे समय से इस जगह पर फेंक दिया गया है लेकिन फिर भी इसके अंदर में बहुत सी ऐसी न्यूट्रिएंट चीजें हैं जिनका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मिक्सचर ऑफ रेसिडुअल हेल्थ पोशन एंड ह्यूमस, मिक्सचर ऑफ रेसिडुअल टार एंड ह्यूमस, मिक्सचर ऑफ टॉर्न मैजिक बुक एंड ह्यूमस। फिर अपने हाथ को आगे करता है, तेज रोशनी निकलती है और कहता है कि सई फेंग के अलावा मैं एक और मशरूम सोल्जर को तैयार कर सकता हूं अपने लिए। यांग यहाँ पर जितने भी काम के न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको अपने तरफ अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उड़कर हमारे यांग की तरफ में आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आंधी तूफान आ गया है हमारे यांग के इस प्रोसेस की वजह से यार। तभी यहाँ पर उसने एक और मशरूम सोल्जर को क्रिएट कर दिया है जिसका सर एक आग के समान हम लोगों को धधकता हुआ दिखाई देता है। ये है फायर मशरूम जो है लेवल 2 का पायरोश्रूम, प्राइमरी एट्रीब्यूट फायर, स्किल प्रोब्लास्ट और स्किल फ्लेम स्प्रिंट। अब इसे देखकर मैं एक ही बात बोलूंगा, मजा आया। पायरोश्रूम और यांग दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। यांग बोलता है तुम तो मुझे एक एक्सप्लोजिव के समान दिखाई दे रहे हो लेकिन तुम्हारा जो साइज है ना वो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा छोटा है। लेकिन यहाँ पर एक आँख है
जो हमारे यांग को छुप कर देख रही है। क्या यांग को इसका अंदाज़ा है भी या नहीं? तभी एक इलेक्ट्रिक अटैक यांग के ऊपर में कर दिया गया है। यांग को शायद इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इस इलेक्ट्रिक अटैक को यांग देख लेता है और वो बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है। अटैक से बचने के लिए वो तुरंत वहाँ पर से डॉज कर जाता है। ये अटैक सीधा ज़मीन पर जाता है। अर्थिंग मिल गया बोलने से अटैक किसी भी काम का नहीं रहता और हमारा यांग बहुत ही दूर जाकर बैठ जाता है और देखने लगता है इस क्रीचर को, जिसके पूरे बॉडी में से इलेक्ट्रिक बाहर निकल रहा है। वो भी क्रीचर हमारे यांग को ही देख रहा है, दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये है लेवल 2 का ग्रेवयार्ड डोमिनेटर इलेक्ट्रो स्नेल। मानो या ना मानो, मैं एक बात जरूर बोलूंगा, ये टर्बो स्नेल है यार, बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है मेरे ख्याल से। यांग कहने लगता है कि एक मॉन्स्टर जो ह्यूमंस को खाकर जिंदा रहता है, हम सारे मशरूम मैन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। तो मेरे अभी अभी नए प्लांटेड पायरोसरूम, तुम्हारी बारी है साइन करने की। पायरोसरूम अपने पायरोब्लास्ट अटैक को तैयार करने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और बिना देरी के वो इलेक्ट्रो स्नेल के ऊपर में अपने पायरोब्लास्ट अटैक को भेज देता है। पायरोब्लास्ट अटैक बड़ी ही तेज़ी की रफ्तार से इलेक्ट्रो स्नेल की तरफ में आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रो स्नेल भी अपने बॉडी को चार्ज कर चुका है। दोनों ही अपने अपने अटैक को करते हैं और जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट और धमाका हमें दिखाया जाता है। ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पर ग्रेनाइट फोड़ दिया है। ऐसा धमाका कि आसपास में पूरी तरीके से धूल उड़ चुके हैं, चिथड़े उड़ गए हैं। क्या हो गया, कौन जीता कौन हारा, किसको चोट लगा, पता ही नहीं चल रहा। वहीं हम देख पाते हैं कि हमारा इलेक्ट्रो स्नेल जो है उसके बॉडी में अभी भी आग जल रही है, यानी कि पायरोसरूम ने इलेक्ट्रो स्नेल के ऊपर में एक अच्छा खासा अटैक किया था। लेकिन इलेक्ट्रो स्नेल भी पीछे नहीं हटने वाला। वो अपने दोनों एंटीनास को सामने करते हुए इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है पायरोसरूम के ऊपर में। और ये जो अटैक है वो कोई मामूली अटैक नहीं है। जैसे ही ये आगे बढ़ता है, आसपास की धरती का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है, चिथड़े में बढ़ चुकी है। सचमुच में बहुत ही खतरनाक अटैक। इस अटैक से बचने के लिए हमारा पायरोसरूम तेज़ी से भागते हुए फ्लेमिंग स्प्रिंट इस्तेमाल करता है। मानो या ना मानो, अटैक बहुत ही ज़बरदस्त किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर में। इस नज़ारे को देखते हुए यांग अपने मन में कहता है कि ये जो स्नेल मॉन्स्टर है ना, वो बहुत ही स्लो मूव कर रहा है और ये हमारे लिए शायद एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो सकता है इसे ख़त्म करने के लिए। हम देखते हैं पायरोसरूम अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सीधा इलेक्ट्रो स्नेल के ऊपर में जंप करके एक ज़बरदस्त अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। ये देखते हुए इलेक्ट्रो स्नेल बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है और पायरोसरूम अपने सर में दोबारा से पायरोब्लास्ट को तैयार कर देता है और इलेक्ट्रो स्नेल उसके जस्ट निशाने पर ही है और एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका कर देता है पायरोसरूम। ये धमाका न्यूक्लियर बॉम्ब के समान दिखाया जाता है और इलेक्ट्रो स्नेल का तो हालत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। उसका जो कवच है वो बहुत बुरी तरीके से टूट गया है दीवार में टकराने की वजह से। उसके बॉडी में बहुत ही गहरी इंजरी हो चुकी है। आग की वजह से उसके पूरे बॉडी पर से धुआं बाहर निकल रहा है और नीचे की तरफ से हमारा पायरोसरूम हमारे यांग को देखते हुए कहने लगता है जैसे कि बॉस, मैंने आपका कहा गया काम को ख़त्म कर दिया है। वो बोल नहीं रहा है, मैं बस ये बोल रहा हूँ। और बड़े ही गर्व से हमारा यांग पायरोसरूम को देखते हुए कहता है कि इस तरीके से अपने हाथ को हिलाना बंद करो, जाओ जल्दी से और उसका यहीं पर खात्मा कर दो। जब तक वो मरता नहीं तब तक तुम विजेता नहीं कहलाओगे। वो कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। वो इशारा में बोल रहा है, लेकिन उसके इशारे को मैं तुम्हें शब्दों में बयां कर रहा हूं। लेकिन साइड की तरफ से इलेक्ट्रो स्नेल ने अपने आप को तैयार कर दिया है, क्योंकि पायरोसरूम का वो अटैक इलेक्ट्रो स्नेल को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं था। इस बात से अनजान हमारा इलेक्ट्रो स्नेल सीधा अटैक करता है पायरोसरूम के ऊपर और उसके गर्दन को उसके धड़ से अलग करके यहीं पर पायरोसरूम का खात्मा कर देता है। इलेक्ट्रो स्नेल जिसका कवच पूरी तरीके से टूट चुका था, वो उस कवच से बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद एक ह्यूमन की तरह पूरी तरीके से टर्बो स्नेल में चेंज हो चुका है। वो बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट कर पा रहा है, यानी कि वो कवच ही एक ऐसा चीज़ था जो इसकी स्पीड को रोके हुए था। लेकिन जैसे ही वो कवच टूटा, यहाँ उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और एक ही झटके में पायरोसरूम का खात्मा कर दिया गया। यांग एक बहुत ही लंबा छलांग लेकर अपने वेपन से इलेक्ट्रो स्नेल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। इलेक्ट्रो स्नेल भी अपने इलेक्ट्रिक चार्ज कर चुका है, वो भी अटैक का सामना करने के लिए तैयार है। और जैसे
जैसे ही यांग उसके ऊपर में अपने वेपन से अटैक करता है, इलेक्ट्रो स्नेल उस अटैक से बचने के लिए डॉज कर देता है। इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी और जाते जाते कहता है कि तुम्हारा ये जो अटैक है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। लेकिन काउंटर अटैक के तौर पर इलेक्ट्रो स्नेल हमारे यांग के पीछे में आ चुका है। यांग पीछे मुड़कर देखने लगता है, दोनों ही एक दूसरे से घमासान युद्ध करने लगते हैं। यांग अपने वेपन से लड़ रहा है और वहीं पर इलेक्ट्रो स्नेल अपना इलेक्ट्रिसिटी और स्पीड का इस्तेमाल करते हुए हमारे यांग का सामना कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही बहादुरी और ज़बरदस्त तरीके से फाइट कर रहे हैं। इलेक्ट्रो स्नेल हमारे यांग के अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि तू सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्लो है, एक स्नेल के मुकाबले में भी सचमुच में तू मेरा सामना नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से तुझे जाकर बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स पीना चाहिए, जिसके बाद तुझ में थोड़ी सी ताकत आए और तू मेरा सामना कर सके। यांग जैसे ही एक और अटैक करता है, इलेक्ट्रो स्नेल उसको भी डॉज करके अपने आप को बचा लेता है। यांग कहता है कि सचमुच में ये हर एक अटैक को डॉज करता जा रहा है, इसका जो स्पीड है वो एकदम लाइटनिंग के समान है, आखिर मैं इसे कैसे यहाँ पर मैच कर पाऊंगा। इलेक्ट्रो स्नेल हमें दिखाया जाता है कि वो शायद अपने नेक्स्ट अटैक को तैयार कर रहा है और वहीं पर यांग ऊपर की छत में देखने लगता है कि इलेक्ट्रो स्नेल दोबारा अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है। और यांग कहता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, तुम्हारी जो स्पीड थी ना वो तुम्हारे कवच की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, लेकिन अब तुम कवच में नहीं हो, इसी वजह से तुम्हारा जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुका है। इलेक्ट्रो स्नेल स्माइल करती हुए लाइटनिंग स्पीड में यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे के तरफ में बढ़ने लगता है। ये सीन सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, देखकर मज़ा ही आ गया। वहीं पर हम यांग को देख पाते हैं जो कि अब कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, जैसे कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे यांग के साइड की तरफ से पायरोस्रूम जिंदा हो चुका है, वो अपने पायरो ब्लास्ट को भी तैयार कर चुका है। ये पायरो ब्लास्ट पहले के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होने वाला है। और हमारा इलेक्ट्रो स्नेल जो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। एक तरफ है हमारा पायरो ब्लास्ट और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रो स्नेल, दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने। पायरोस्रूम ने इलेक्ट्रो स्नेल के ऊपर में अपना पायरो ब्लास्ट अटैक कर दिया है। पायरो ब्लास्ट का 3 अटैक इलेक्ट्रो स्नेल के तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रो स्नेल पीछे मुड़कर पायरो ब्लास्ट अटैक को देखता है और उन सारे अटैक को डॉज करते हुए सीधा यांग की तरफ आगे बढ़ चुका है और बहुत ही ज़्यादा हंसकर कहने लगता है तुम्हारा ये अटैक मुझे बिल्कुल भी हिट नहीं कर सकता। देखो देखो मैं इन सारे अटैक से सही सलामत बच चुका हूँ और सारे के सारे अटैक यहाँ पर बेकार जा चुके हैं, लेकिन इनका धमाकेदार इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन था। इलेक्ट्रो स्नेल सीधा यांग के सामने में जंप कर चुका है। वो उंगली दिखाकर बहुत ही ज्यादा ठहाके मारकर हंसते हुए उन सब का मजाक बनाकर कहने लगता है कि तुम्हारा स्पीड मेरे स्पीड का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता, हम दोनों सेम लेवल पर है ही नहीं। तुम सारे लोगों का जितना भी अटैक था ना सबका सब बेकार था। और यांग कहने लगता है मुस्कुराते हुए कि मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है। रियलिटी ये है छोटू कि मेरा एम शुरुआत से तुम थे ही नहीं। दिखाया जाता है कि ऊपर से बहुत सारे मलबों के टुकड़े अब सीधा इलेक्ट्रो स्नेल के ऊपर में गिरने के लिए आ रहे हैं। शुरुआत से ही यांग ने ये प्लान करके रखा था कि वो छत के ऊपर में अटैक करके जितने भी मलबे हैं और पत्थर के टुकड़े वो सारे के सारे इलेक्ट्रो स्नेल के ऊपर में गिरा दे। अब इलेक्ट्रो स्नेल बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर कहने लगता है कि तुम हमेशा से सीलिंग के ऊपर में ही अटैक कर रहे थे ताकि मुझे उसके नीचे में लाकर उन मलबों में दबाकर मार सको। अब जैसे ही सारे मलबे इलेक्ट्रो स्नेल के ऊपर में गिरने लगते हैं, इलेक्ट्रो स्नेल भी हार नहीं मानता है। वो अपने तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए हर एक इन मलबों के टुकड़ों से अपने आप को बचाते हुए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भागता है और एक जगह पहुंचकर कहता है तो क्या तुम मेरे अगेंस्ट में बस यही कर सकते थे, लेकिन देखो इनमें से कोई भी टुकड़ा मुझे बिल्कुल भी टच नहीं कर पाया। यांग अपने ऑर्क बर्जक और ऑर्क चार्ज एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में जाने लगता है। यहाँ पर इतना ज़्यादा धूल उड़ चुका था कि पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ पर से आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रो स्नेल अचानक से इस धूल के पर्दे में एक परछाई को देखता है और ये परछाई सीधे आकर इलेक्ट्रो स्नेल के ऊपर में अटैक करने वाली थी। लेकिन इलेक्ट्रो स्नेल मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम इस धूल का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि छुपकर मेरे ऊपर में अटैक कर सको। और तभी साइड के तरफ में हम पायरोस्रूम को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में इलेक्ट्रो स्नेल के सामने में आ चुका है। इलेक्ट्रो स्नेल फिर से कहने लगता है कि मैं
अपनी बंद आंखों से भी तुम लोगों को बड़े आसानी से डॉज कर सकता हूं। लेकिन तभी हमारा यांग यहां आकर एक ज़बरदस्त टैकल पीछे की तरफ से इलेक्ट्रो स्नेल के पीठ पर कर देता है और इससे इलेक्ट्रो स्नेल अपने आप को नहीं बचा पाता। उसके मुंह से बहुत बुरी तरीके से खून निकलने लगता है। वो दर्द में चीखते हुए कहने लगता है कि तुमने मेरे लिए इस तरीके के ट्रैप को तैयार किया था। यांग का टैकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इलेक्ट्रो स्नेल एक रॉकेट की तरह सीधा दीवार से जा टकराता है। दीवार बहुत बुरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। इलेक्ट्रो स्नेल का पूरा बॉडी इस जगह पर उस दीवार से चिपक चुका है। वो एक धब्बे के समान दिखाई दे रहा है। यांग खड़े होकर उस धब्बे को देखने लगता है और अपने हाथ से उस धब्बे को छूता है और साथ में एक नोटिफिकेशन बताता है कि थंडर स्नेल को एलिमिनेट कर दिया गया है, न्यूट्रिएंट वैल्यू रेस किया जा रहा है। साथ ही एक और श्रूम सोल्जर को भी तैयार किया जा रहा है। यांग के बॉडी से हमें रेड कलर की एनर्जी निकलती हुई नजर आती है। नोटिफिकेशन कहता है कि आप आज साइफेंग लेवल 3 तक पहुंच चुके हैं। आपका श्रूम सोल्जर कैपेसिटी 3 कर दिया गया है। साथ ही आपने नई स्किल भी सीखी है, स्प्रिट श्रूमिंग, जहां पर आप अपने श्रूम सोल्जर को अपने माइसेलियन नेटवर्क से कनेक्ट करके स्प्रिट फॉर्म में बदल सकते हैं। आपने एक नया श्रूम सोल्जर को क्रिएट किया है जिसका नाम है वोल्ट श्रूम। उसका मेन एट्रीब्यूट है लाइटनिंग। उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। वो अपने एनिमी के ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी से अटैक कर सकता है। तो ये है हमारे यांग का लेवल 3 वोल्ट श्रूम जो बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहा है। साथ में बहुत ही कमाल का भी उसके पूरे बॉडी से लाइटनिंग बाहर निकल रही है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लेवल 2 का ब्लास्ट श्रूम जिसका पूरा बॉडी आग से बना हुआ है। वो तो गुस्सेल दिखेगा ही। और फिर इन दोनों को देखते हुए यांग कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, चलो अब हम जल्दी से इस जगह को साफ करने का काम खत्म करते हैं और आज के दिन से ये जो जगह है वो हम सारे मशरूम का मेन बेस होगा। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि साइफेंग दूसरे साइड में क्या कर रही होगी। बहुत ही लंबा समय हो गया है, एक्सपी का नोटिफिकेशन उसके तरफ से मेरे पास में नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ट्रिकी एनिमी के अगेंस्ट में वो खड़ी हो चुकी है। सीन साइफेंग के तरफ दिखाया जाता है जो कि स्लाइम्स के साथ में फाइट करते हुए अपने एरो का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्लाइम्स को खत्म कर चुकी है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमारी सही के सामने में है जो बात कर सकता है। कहता है, अच्छा तो वो तुम ही थी जिसने मेरे सारे अंडरलिंग्स को प्रैक्टिस के लिए टारगेट बनाकर इस्तेमाल किया था। और ये है लेवल 2 का स्लाइम किंग जो दिखने में थोड़ा बहुत खतरनाक है। साइफेंग साइज के मामले में बहुत ही ज्यादा छोटी दिखाई दे रही है। स्लाइम किंग कहता है कि आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि आज से पहले भी मैं तुमसे कहीं पर मिल चुका हूँ। सी अपने एरो से स्लाइम किंग के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करती है। स्लाइम किंग भी अपना काउंटर अटैक करते हुए गुस्से में कहता है, तुम सचमुच में बहुत ही ज्यादा रूड हो। मैंने अपने बात को खत्म भी नहीं किया था और तुमने मेरे ऊपर में अटैक कर दिया। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। लेकिन सी अपने तीर धनुष को तैयार करके सीधा एक बड़ा सा जंप ले लेती है और अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार और बिना देरी के स्लाइम किंग के ऊपर 3 एरो को कंटिन्यूसली शूट करती है। एरो जाकर स्लाइम किंग को लग भी जाता है और स्लाइम किंग भी अपने हाथों से एक जबरदस्त अटैक करते हुए गुस्से में कहने लगता है कि तुम चाहे मेरे बॉडी के अंदर में कितने भी होल क्यों ना कर लो, ये बस मुझे गुदगुदी जैसा ही महसूस करा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इसका ये अटैक सीधा सी को लग चुका है। सी बेचारी इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाती। उसका मुक्का ही हमारे सी के साइज का है। सचमुच में ये बहुत ही पावरफुल अटैक था। सी ज़मीन पर ठोकरें मारते हुए बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरती है और वहीं पर स्लाइम किंग कहने लगता है, शायद तुम्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होगी, मैं उन छोटे मिनियंस की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा जो बॉडी है वो हाईली इलास्टिक है। तुम्हारा जो ज़्यादातर अटैक है वो मेरे बॉडी का सिर्फ कुछ फ्लूइड्स को ही तबाह कर सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। जब तक मुझे अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर से पानी का स्रोत मिल रहा है तब तक तुम सबका फिजिकल अटैक और जो एफर्ट तुम लोग लगा रहे हो पूरी तरीके से वेस्ट है। लेकिन तुम्हारे साथ खेलकर अब मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, तो चलो अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। स्लाइम किंग मुट्ठी बनाकर उसे पीछे की तरफ में ले जाता है। ये अटैक स्लाइम किंग का बहुत ही पावरफुल अटैक होने वाला है। क्या हमारी सी इस अटैक से अपने आप को बचा भी पाएगी? और मुक्का हमारे सी के जस्ट मुंह के सामने में पहुंच चुका है, लेकिन सी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स हमें दिखाई नहीं देता। तभी स्लाइम किंग का जो हाथ है वो बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखते हुए स्लाइम किंग पूरी तरीके से कंफ्यूज कि आखिर अचानक से उसके साथ में ये क्या हो गया, क्योंकि
अटैक कहाँ पर से हुआ, कैसे हुआ, उसका हाथ कैसे ब्लास्ट हुआ, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो कहने लगता है कि आखिर मेरा बॉडी अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बिखरना शुरू हो चुका है। स्लाइम किंग अपने बॉडी में देखता है कि मशरूम उगाए हैं। वो कहता है कि आखिर कब मेरे बॉडी के ऊपर में ये मशरूम उगाए। वो आगे पीछे करके सारी जगहों पर अच्छी तरीके से देखता है और कहता है कि ये तो मेरे पूरे बॉडी में आ चुका है। साथ ही यहाँ की सारी जमीन पर मशरूम उगाए हैं, जिस वजह से इन सारे मशरूम ने मिलकर नीचे में मौजूद सारे पानी को सोख लिया। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये पैरासाइट मशरूम मेरे बॉडी के ऊपर में कब आए। फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है। वो कहता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि ये जो पैरासाइट मशरूम है वो उस तीर के सहारे मेरे बॉडी के ऊपर में आ गए। अब मुझे यहाँ पर का सारा मैटर समझ में आ गया है। तुम पिंक कैप मशरूम, यानी कि वो समझ गया है कि ये जो लड़की है वो एक मशरूम है, लेकिन उसका जो बॉडी है वो पूरी तरीके से बिखरना शुरू हो चुका है। सी उसे बिखरता हुआ देख रही है और पल भर में यहाँ पर स्लाइम किंग का सिर्फ सिंग ही बचा है। जितना भी उसका बॉडी फ्लूइड था वो सारा का सारा बिखर चुका है। नोटिफिकेशन बताता है ये एक डिवॉर्ड माइनोटर हॉर्न है जो कि सुसाइडल माइनोटर प्लेयर का है। यार ये एक्सट्रीमली टफ है, यहाँ तक कि स्लाइम किंग भी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया। इसका इस्तेमाल एक वेपन को बनाने में किया जा सकता है। मैजिक पाउच के अंदर माइनोटॉर हॉर्न को स्टोर कर दिया गया है। स्लाइम किंग के कॉर्पस से न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब किया जा रहा है। एक्सपी भारी मात्रा में इंक्रीज हो चुका है। जो न्यूट्रिएंट सी ने अब्सॉर्ब किया था वो इनडायरेक्टली हमारे यांग के बॉडी में भी जा चुका है। ये देखते हुए यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं हम देख पाते हैं कि सी वापस आ चुकी है। उसके नजरों के सामने में पायरोस रूम और इलेक्ट्रोस रूम दोनों ही काम कर रहे हैं यहाँ पर की साफ सफाई का। और सी कहने लगती है कि मैं तो ये प्लान करके बैठी थी कि दूसरे साइड के मैटर को सॉल्व करने के बाद तुम्हारे साफ सफाई में मदद कर दूंगी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमने 2 श्रूम सोल्जर्स को तैयार कर लिया है जिन्होंने ऑलरेडी सारे काम को खत्म कर दिया है। यांग मैनोटर हॉर्न को देखते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वैसे भी ये जो जगह है ना वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जिसे सफाई करने में हमें ज्यादा दिक्कत हो। वैसे इस मटेरियल का हॉर्न सचमुच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उस जंग लगे किचन नाइफ और लेवल 1 के ऑर्क प्लेयर एक्स के मुकाबले में बहुत ही बेहतर। लेकिन हम लोगों के लिए सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हमारे पास कोई भी क्राफ्टमैन नहीं है जो हमारे लिए वेपन्स को तैयार करे। सी कहती है तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हमें जाकर एक वेपन बनाने वाले क्राफ्टमैन को ढूंढना चाहिए। यांग कहता है मैंने ऑलरेडी एक नया स्किल सीख लिया है जो परफेक्ट है इस टाइम में यूज करने के लिए। चलो हम देखते हैं कि आसपास में कोई प्लेयर है या नहीं। अगर कोई क्राफ्टिंग स्किल वाला कॉर्पस भी हमें मिल जाता है तो इससे भी हमारा काम बन जाएगा। रेड एनर्जी जमीन के चारों तरफ फैलना शुरू कर जाती है। ये एनर्जी कम बल्कि मशरूम के बीच के समान ज्यादा दिखाई दे रहा है और हम लोगों को नोटिफिकेशन कहता है मैलेशियम नेटवर्क एक्सपेंड किया जा रहा है। तो हमें छोटे छोटे प्रॉप्स रूम जमीन से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं जिनका कलर है लाल और इन्हीं मशरूम के थ्रू बात करते हुए मन में कहता है यांग कि यहाँ आसपास में बहुत ही बड़ी फाइट चल रही है। एक जगह दिखाई जाती है जहाँ 3 लोग एक बंदे को बुली कर रहे हैं और 3 बंदों में से एक बंदा बोलता है कि चलो देखते हैं कि अब ये कहाँ भाग कर जाता है। उसका साथी कहता है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहीं पर सरेंडर करो और हमारे साथ आकर हमारे लिए वेपन्स को तैयार करो। ये बंदा जो ड्वार्फ के समान दिखाई देता है वो कहता है कि तुम इसके बस सपने ही देख सकते हो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। मेरे ट्राइब के जितने भी लोग तुम्हारे लिए काम करते थे वो एग्जॉस्टन की वजह से बहुत बुरी मौत मारे गए। ये बंदा अपने स्पीयर से ड्वार्फ के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है तो ठीक है, अब तुम्हारा जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता है तो तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है क्योंकि तुम अब हमारे किसी भी काम के नहीं रहे। इसी के साथ में ड्वार्फ बंदे का यहीं पर खात्मा हो चुका है। उसकी डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है और यांग का मशरूम उसको एनालाइज करने के बाद यांग दूसरी तरफ से कहने लगता है कि हम लोग उसे बचाने में बहुत ज़्यादा लेट कर गए। सी कहती है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। और यांग कहता है अपने माइसिलियन तक पहुँचकर उसे नेटवर्क में प्लग करो, तुम सारी चीज़ें देख पाओगी। एक और मशरूम नेटवर्क ड्वार्फ बंदे के बॉडी के साइड में आ चुका है। उसे देखते हुए सी कहने लगती है कि हाँ ये तो सचमुच में काम कर रहा है, मैं भी अच्छे से अब देख पा रही हूँ सारी चीजों को। अब जो होना था वो तो हो ही गया, हम जिंदा बंदे को तो बचा नहीं पाए हैं लेकिन मरे हुए का हम इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं एक डिफरेंट जिंदगी के तौर पर, बस हम यही कर सकते हैं। अब पायरोस रूम इलेक्ट्रोस रूम दोनों ही सफाई का काम बड़े ही तेजी से कर रहे होते हैं। सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि सोल डाटा को माइसेलियन नेटवर्क के थ्रू ट्रांसप्लांट किया जा रहा है और जहां तक
ये हमारे पायरोस रूम की तरफ आगे बढ़ रहा है और सीधा जाकर पायरोस रूम को हिट कर जाता है। इस चीज का अंदाजा इलेक्ट्रोस रूम को बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो दीवार से टकराकर सीधा जमीन पर लैंड करता है यार। फिर हम लोगों को रेड कलर की एनर्जी हर तरफ वो निकलती हुई नजर आती है और कुछ ही पल में हमारा पायरोस रूम अब लेवल 4 का ब्लास्टस रूम ड्वार्फ क्राफ्ट्समैन बन चुका है। इसका मेन एट्रीब्यूट है स्ट्रेंथ, मैजिक एट्रीब्यूट है फायर जो कि एक्सट्रीमली हाई फायर रेजिस्टेंस है। पायरोस रूम बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है, लेकिन पायरोस रूम के बॉडी के अंदर में उस ड्वार्फ का स्पिरिट घुस चुका है। वो अपने आप को देखते हुए कहता है क्या आखिर मैं ये क्या बन गया हूँ। और तभी नेटवर्क उसके कंधे पर अपेयर होकर कहता है यानी कि यांग कि हाँ मैंने तुम्हें दोबारा से रिवाइव कर दिया है एक श्रूम सोल्जर के तौर पर, और आज के बाद से तुम्हारा नाम होगा फायर हैमर। फायर हैमर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात को काटते हुए यांग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मेरा ये प्रॉप्स रूम मेरी सारी बातों को ट्रांसमिट करते हुए सारी चीजों को तुम्हें बताता रहेगा। सीन दोबारा से उन 3 लोगों की तरफ में दिखाया जाता है, जिनमें से एक बंदा जाते हुए कहता है कि बॉस अगर हम इन ड्वार्फ से ऐसे ही स्लेव का काम करवा कर उन्हें मारते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी जिंदा बच पाएगा और अंत में जाकर हमें ही सारा काम करना होगा। इन दोनों का बॉस कहता है क्या सचमुच में तुम लोग बहुत ही ज्यादा गधे हो। यहाँ पर यांग का प्रॉप्स रूम भी आ चुका है। लेवल 3 ट्रॉल प्लेयर स्मॉल लीडर कहता है कि अगर ये सारे के सारे मर भी गए तो क्या हम डंजन के अंदर में जाकर उन जैसे और उठाकर ले आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे ड्वार्फ मर जाएंगे, कुछ तो ऐसे बचे होंगे सर्वाइवर जो डंजन के अंदर में छिपे होंगे। तभी उसकी नजर साइड की तरफ में पड़ती है और वो चौंक जाता है। यहाँ पर फायर हैमर आ चुका है और ये बंदा फायर हैमर को देखते हुए कहता है कि आखिर एक मशरूम फॉक यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन मशरूम्स का जो नेस्ट है वो तो दूसरी तरफ है ना। मुझे लगता है कि ये एक एलिट मोब है जो घूमते घूमते इस जगह पर किसी तरीके से आ गया और अपने स्पेयर को एकदम टाइट पकड़कर सीधा फायर हैमर के ऊपर अटैक करने के लिए स्पेयर को बड़े ही ताकत के साथ जोर से फेंक देता है और कहता है कि आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ आने से हम लोगों को थोड़ा बहुत बोनस भी मिल जाएगा। स्पेयर बड़ी ही तेजी की रफ्तार से फायर हैमर की तरफ आगे की ओर में बढ़ रहा है। वहीं पर फायर हैमर अपनी जगह पर खड़ा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, जैसे कि वो आराम से इस अटैक का सामना कर सकता है। फायर हैमर अपने हैमर को बाहर निकालकर उस स्पेयर के ऊपर में एक ज़बरदस्त अटैक करके उसे वहीं पर डिफ्लेक्ट कर देता है। फायर हैमर बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है, उसका पूरा बॉडी आग से घिरा हुआ है और बिना देरी किए हुए अपने हैमर को पूरा ताकत लगाकर इन लोगों के तरफ में बड़े ही ज़ोर से फेंकता है। यार जिस ताकत के साथ में उसने फेंका है आसपास की ज़मीन में तहलका मच जाता है। हैमर सीधा उस बंदे के पास में जा चुका है जिस बंदे ने स्पेयर से फायर हैमर के ऊपर में अटैक किया था। क्या ये बंदा अपने आप को इस अटैक से बचा पाएगा। हम लोगों को एक बहुत ही भारी भरकम और खतरनाक ब्लास्ट दिखाया जाता है। इस बंदे ने किसी तरीके से डॉच करके अपने आप को इस अटैक से बचा लिया है और मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि सचमुच में ये बहुत ही नज़दीकी मामला था, ये अटैक मुझे लगने ही वाला था, सही समय पर मैं डॉच कर गया। लेकिन तभी हैमर वापस से उठ जाता है। ये देखते हुए ये बंदा पूरी तरीके से शॉक होता है और हैमर जाकर इस बंदे के ऊपर में दोबारा से लग जाता है और इस बार ये बंदा इस अटैक से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। भले ही इस बार हमारे फायर हैमर ने उसे नहीं फेंका है, लेकिन इम्पैक्ट बराबर वही है जो उसके फेंकने की वजह से था। और तभी उसका जो साथी है वो कहने लगता है कि आखिर ये हैमर अपने आप ही कैसे चल रहा है। दूसरा बंदा कहता है आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक लेवल 3 के एलिट मोब के पास में इतना एडवांस वेपन हो। और वहीं पर हम हथौड़े को देखते हैं, एक एनिमी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के बाद वो फुल पावर के साथ दूसरे एनिमी का खात्मा करने के लिए बड़ी ही तेज़ी की रफ्तार से आगे बढ़ चुका है। इस अटैक से बचने के लिए ये बंदा अपने वेपन को सामने में करके हैमर के अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है। लेकिन हैमर हार नहीं मान रहा, वो भी उसको यहाँ ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी तरीके से ये बंदा हैमर को ओवर पावर करके डिफ्लेक्ट कर देता है। हैमर हवा में उड़ते हुए हम लोगों को नजर आता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो फायर हैमर ने अपने हैमर को अपने आप से कनेक्ट करके रखा हुआ है और सीधा ये हैमर जाकर एक जगह पर अटक जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि फायर हैमर बड़ी ही तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भागना शुरू करता है। वो जिस तरीके से भाग रहा है पीछे धूल छटता जा रहा है और साथ में ज़मीन फटती जा रही है और वो बहुत ही पावरफुल तरीके से एक बहुत ही लंबा और हाई जंप ले लेता है। ये दो लोग हमारे फायर हैमर को देखने लगते हैं और एक बंदा अटैक के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है।
है और दूसरी तरफ में फायर हैमर अपने फ्लेम रोप का इस्तेमाल करके इस बंदे के हाथ को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। यहाँ पर हमारे फायर हैमर ने मेलिशियम बाइंड का इस्तेमाल किया है और साथ में मेलिशियम इग्नाइट का इस्तेमाल करते ही इस बंदे का हाथ बहुत बुरी तरीके से फट जाता है और चिथड़े चिथड़े में बढ़ जाता है। वो बंदा बहुत ही दर्द में चीखने चिल्लाने लगता है। फायर हैमर हाई जंप करके सीधा उस बंदे के ऊपर में आ जाता है और एक ज़बरदस्त अटैक के साथ इस बंदे के सर को ज़मीन पर गाड़ देता है। खून के छींटे फव्वारों की तरह उड़ने लगे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का अटैक था। ये बंदा इस अटैक से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। वहीं पर बचा हुआ एक बंदा अपने नुकीलेदार वेपन से सीधा फायर हैमर के ऊपर में अटैक करने के लिए सामने आ चुका है। ये अटैक हमारे फायर हैमर के सीधे मुंह के सामने में ही है, लेकिन किसी तरीके से फायर हैमर उस अटैक से डॉज करके अपने मुक्के से सीधा इस बंदे के चेहरे पर एक ज़बरदस्त अटैक करता है। इस बंदे के मुंह से खून फव्वारे की तरह बाहर निकल जाता है और इसका इम्पैक्ट और स्ट्रेंथ इतना ज़बरदस्त होता है कि ये बंदा सीधा दीवार से जा टकराता है। फायर हैमर हथौड़े को नीचे खींचता है और जिस जगह पर हैमर लटका हुआ था वो पत्थर पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। फायर हैमर बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप दिखाई दे रहा है। ये बंदा देखने लगता है कि एक और भी खतरनाक अटैक उसके ऊपर में होने वाला है। वो कहता है क्या तुम इस लकड़ी का पिल्लर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हो कि इस केव को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सको? और वो जो लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है वो इस बंदे के जस्ट ऊपर गिरने वाला था, लेकिन किसी तरीके से वो डॉज करके पीछे आ जाता है और फिर से कहता है माना कि तुमने मुझे कुछ पंचेस मारे हैं, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये सारे जो अटैक है इन सबको डॉज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। हम हथौड़े को देख पाते हैं जिसके ऊपर में फायर हैमर ने फायर हैमर इग्नाइट एबिलिटी का इस्तेमाल किया है। उसकी आग और भी ज्यादा तेज जलना शुरू कर जाती है और बड़े ही तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ने लगती है। जितने भी लकड़ियां यहाँ पर फायर हैमर ने ब्रेक किए थे अब उन पर आग लग चुका है। ये सारी की सारी जो अटैक है वो सीधा के सीधे इस बंदे के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि फायर हैमर ने फ्लाइंग हैमर फायर स्टॉर्म एबिलिटी का इस्तेमाल कर दिया है और ये आग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसे देखते हुए ये बंदा बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर कहने लगता है कि अब मैं इसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास समय है डॉज करने के लिए। अटैक जैसे ही लैंड करता है ज़मीन पर हर तरफ हम लोगों को धमाका ही धमाका दिखाई देता है। ये धमाका इतना ज़बरदस्त रहता है कि देखकर ही मेरे को धमाकेदार मज़ा आ गया। इतने भारी भरकम अटैक से ये ट्रोल अपने आप को नहीं बचा पाता। नोटिफिकेशन अपर होकर कहता है कि ट्रोल प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया गया है और ट्रोल का जो पैर है वो टप्पा मारते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। यहीं पर हमारे फायर हैमर ने अपने मौत का बदला इन लोगों से ले लिया है। यांग प्रॉप्स रूम के थ्रू कनेक्ट करते हुए फायर हैमर से कहता है कि तुमने अपने काम को बहुत ही अच्छे से किया है, मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट भेज रहा हूँ, जल्दी से ढूंढ कर मेरे पास वापस आ जाओ। फायर हैमर कंफ्यूज होकर पूछता है चीफ मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आप एक ह्यूमन हैं? मुझे हमेशा से आप एक ह्यूमन ही लगते हैं। और यांग हंसते हुए कहने लगता है लोग जैसा पहले होते हैं मशरूम के साथ कनेक्ट होने के बाद उन लोगों का रीशेप होता है। मैं एक ह्यूमन हुआ करता था और अब जब मेरा रीशेप हुआ है तो उसमें भी मैं एक ह्यूमन ही हूँ। पहले सी एक मशरूम हुआ करती थी लेकिन अब वो एक आर्कमेज बन चुकी है, लेकिन उसका जो रीशेप फॉर्म है वो एक ह्यूमन का ही है। और इसी सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए तुम भी हमारी ही तरह हो। चलो इन्फॉर्मेशन की बातें तो बहुत हो गई, मैं अब ये जानना चाहता हूँ क्या तुम इस हॉर्न का इस्तेमाल करके कुछ वेपन्स हमारे लिए फोर्ज कर सकते हो? फायर हैमर कहता है कि ये हॉर्न जिस भी मटेरियल का बना है वो मटेरियल बहुत ही कमाल का है, लेकिन हमें अभी भी कुछ कंपोनेंट्स चाहिए क्योंकि आसपास में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यांग कहता है कि देखो ये एक बहुत ही बड़ा ग्रेवयार्ड है, यहाँ पर मटेरियल्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, हम लोगों को कुछ मिनट लगेगा इसे खोजने में। फायर हैमर तेजी से ग्रेवयार्ड के जितने भी कचरे इकट्ठे किए गए हैं उस तरफ आगे बढ़ने लगता है और कचरे में उथल पुथल मचा डालता है। जितने भी वेपन्स रहते हैं, जो भी टूल्स की उन लोगों को आवश्यकता होती है, उन सबको हमारा फायर हैमर ढूंढने लगता है। तो इस कचरे से सबसे पहले हमें मिला है डिस्कार्डेड मैजी स्टील ब्रेसलेट। फायर हैमर अपने रिसाइकलिंग हैमर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और हथौड़े से एक जबरदस्त वार करता है। चिंगारी बहुत बुरी तरीके से बाहर निकल रही है। तो इन सारे मटेरियल्स के अंदर में एक मैजिक आयरन और भी मौजूद है। तो ये है लेवल 5 का फोर्ज रूम, जो कि भट्टी के अंदर में जितने भी मटेरियल्स हैं उन सबको पिघलाने का काम कर रहा है। और साथ में फायर हैमर अपने स्मिथिंग हैमर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए क्राफ्टिंग शुरू कर चुका है। फायर हैमर हाथ दिखाते हुए कहता है कि बॉस हमने वेपन्स तैयार कर लिए हैं, साथ में कुछ कचरे मटेरियल का इस्तेमाल करके मैंने आपके लिए पेंट और शूज भी बना लिए हैं। तो यांग के हाथों में फाइन ट्विन ब्लेड आ चुकी है। ये बहुत ही कमाल का स्वाड है। इसे देखते हुए यांग कहता है कि ये मेरे पहले के वेपन्स के मुकाबले
मुकाबले में बहुत ही बेहतर है। और सी को मिल चुका है फाइन हंटर बो, जिसका कलर बिल्कुल हमारी सी के ड्रेस से मैच करता है, एकदम मैच मेड इन हेवन। फायर हैमर बताता है मैंने साथ में आपके जो मैजिक पाउच है ना, आपके कपड़ों के अंदर में ही उसे सील दिया है। यांग अपने जेब पर हाथ डालते हुए कहता है कि अब मुझे अपने वेपन को निकालने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस अपने पॉकेट के अंदर में हाथ डालो और आसानी से वेपन बाहर। सी पूछती है तो बॉस आखिर अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, और यांग कहने लगता है कि अब हम लोगों को पूरे फ्लोर को क्लियर करना है। बीते कुछ दिनों के अंदर में मैंने अपने माइसेलियन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए सारी जगहों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया है। जहां हम जिस ग्रेवयार्ड के अंदर में मौजूद है वो सबसे नीचे में मौजूद है। अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो हर फ्लोर पर हम लोगों को बैरियर दिखेगा। नीचे आना बहुत ही आसान है लेकिन ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन हर एक फ्लोर के एंड में हमें एक रास्ता दिखता है जो कि ऊपर वाले फ्लोर की तरफ ले जाता है। तो अब अगर हम लोगों को ऊपर जाना है तो बेस्ट रास्ता ये है कि हम हर एक फ्लोर को क्लियर करते हुए आगे बढ़े। वैसे भी जितने ज्यादा स्ट्रेंजर्स हमारे आसपास में रहेंगे हमारे लिए ही खतरा है। सी पूछती है तो क्या फायर हैमर को हम अपने साथ में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा हम लोग होंगे उतने ही ज्यादा मदद मिलेगी। और मुझे ऐसा महसूस भी होता है कि फायर हैमर जो है ना वो लोगों के ऊपर में हैमर चलाने में भी बहुत ज्यादा माहिर है। यांग कहता है कि किसी को रुक कर तो हमारे घर को गार्ड करना ही होगा, क्योंकि हम चाहे कहीं पर भी चले जाए लेकिन वापस लौट कर तो हमें घर ही आना है, और लौट कर आने के लिए घर का बचा रहना बहुत जरूरी है। और वैसे भी माइसेलियम नेटवर्क शेयरिंग एक्सपी की वजह से उसका लेवल अप तो होता ही रहेगा अगर हम लोग अपने एनिमीज को जान से मारते रहेंगे। यांग चलते चलते एक ट्रैप के ऊपर में अपना कदम रख देता है। जमीन बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लगती है और देखते ही देखते सी और यांग के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा और मोटा सा दीवार खड़ा हो जाता है। इस वजह से अब दोनों के दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। यांग दीवार को टच करते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो एक मैकेनिज्म को छुपा कर रखा गया था, जहाँ तक ये एक मैजिकल सिग्नल से ही आया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रोब्स रूम इसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन ये जो दीवार है ना ये बहुत ही ज्यादा पतली है। मेरा एक पंच और ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यांग अपने पावरफुल फिस्ट को तैयार करते हुए फायर हैमर फ्लेम माइसिलियन शेयर्ड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। मुझे पूरा यकीन है कि इस मुक्के से ये दीवार तो चकनाचूर हो ही जाएगा। और बिना देरी के यांग अपने इस जबरदस्त मुक्के से इस दीवार के ऊपर में एक जबरदस्त अटैक कर देता है। एक छोटा सा गड्ढा हमें दिखाया जाता है और फिर एक बहुत ही तेज धमाका। लेकिन इस अटैक को करने की वजह से यांग जो है वो बहुत ही दूर पीछे जाकर गिरता है। तो यहाँ हमें एक मैजिक सर्कल दीवार के ऊपर में दिखाया जाता है, यानी कि इस दीवार को ब्रेक करना लगभग नामुमकिन ही है। यार यांग कहने लगता है तो इस दीवार के मैकेनिज्म में मैजिक का भी फॉर्मेशन किया गया है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरा पंच इस जगह पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लगता है अच्छा हमारे लिए यही होगा कि स्प्लिट होकर हम लोग एक दूसरे से अलग अलग रास्ते पर चले जाएं। यांग पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखने लगता है जिस रास्ते पर अब उसे आगे बढ़ना है। यह है एक सीक्रेट रेल्म स्लिपरी गैलरी। यांग अपने मन में कहता है कि जैसे ही हम लोग एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो यहाँ पर रास्ते भी अपेयर होना शुरू हो चुके हैं। इस रूम के अंदर में बहुत सारी आंखें हैं जो यांग को देख रही है। यार यांग की आंखें भी इन लोगों को देख रही है। तो यहाँ पर है लेवल 3 के थंडर स्नेल स्वार्म, जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है और वो अब हमारे यांग के तरफ धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक का सामना करने में यांग की हालत खराब हो चुकी थी। यांग इन्हें देखते हुए कहता है देखो मैं तो सीधा इन स्नेल के नेस्ट में घुस आया हूँ। एक स्नेल यांग को देखते हुए कहता है कि मैं तुझे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तू वही है ना जिसने हमारे एक ब्रदर को ग्रेवयार्ड के अंदर जान से मार दिया था। साथियों ये आदमी हमारे हाथों से नहीं बचना चाहिए, इसी ने हमारे ब्रदर को जान से मारा है। उसकी मौत का बदला आज हम इससे लेकर ही रहेंगे और अपने इलेक्ट्रो एबिलिटी को एक्टिवेट कर देते हैं। यार सारे के सारे एक ही बार में मिलकर इलेक्ट्रिसिटी से यांग के ऊपर में अटैक करते हैं। यार इतने सारे अटैक को एक साथ आता हुआ देखते हुए अरे यार ये तो दोबारा से अलग अलग टाइप के लाइटनिंग्स है। यार साथ में नोटिफिकेशन कहता है वोल्टस रूम ट्रांसप्लांटेड। इन सारे इलेक्ट्रो स्नेल का अटैक यांग के तरफ में लग चुका है। हम लोगों को बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है, वहां पर से धुआं निकलने लगता है। एक स्नेल कहता है क्या काम हो गया, दूसरा स्नेल कहता है कि हम लोगों ने अपने भाई के मौत का बदला ले लिया है। लेकिन धुएं के बीच से एक रोशनी भी चमक रही है। यार पलक झपकते ही एक स्नेल को 2 हिस्सों में काट दिया है यांग ने। ये देखते हुए एक स्नेल बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि ये अटैक बहुत
बहुत ही तेजी से हुआ था। फिर हम देखते हैं कि यांग अपने स्वाड को लेकर तेजी की रफ्तार से इन स्नेल के तरफ आगे बढ़ते हुए हर एक स्नेल को दो हिस्सों में काटते हुए सबको जान से मारकर आगे बढ़ चुका है। एक स्नेल कहता है कि अब धीमे काम करने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें तेजी से काम करना होगा। दूसरा स्नेल कहता है कि सारे लोग अपने सेल का मोड ऑफ कर दो क्योंकि हमें स्पीड बूस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और सारे के सारे स्नेल अपने कवच को बाहर निकाल लेते हैं। उनकी रफ्तार अब बहुत ही तेज होने वाली है और एक स्नेल तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है चलो अब दिखाने का समय हो गया है कि सेल को निकालने के बाद हमारा क्लैन कितना ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। तभी इन स्नेल्स के ऊपर में शायद एक अटैक होता है और एक स्नेल कंफ्यूज होकर बोलता है क्या ये सचमुच में एक माइसीलियम है। यहाँ पर यांग के माइसीलियम ने आकर जितने भी स्नेल्स थे अपने कवच को निकाले हुए सबको अपने कब्जे में ले लेता है। कोई भी स्नेल मूवमेंट नहीं कर पाता। वहीं पर हमारा यांग इन सबको अपने कब्जे में कर चुका है और बहुत ही हीरोइक पोजीशन में ज़मीन पर लैंड करता है और कहता है माइसेलियम डिटोनेशन। यांग के हाथों से फ्लेम निकलने लगती है और देखते ही देखते बूम बाम बूम बाम बूम बाम बूम बाम करते हुए जितने भी इलेक्ट्रो स्नेल रहते हैं उन सब की बॉडी ब्लास्ट होना शुरू कर जाती है। हर तरफ धमाका ही धमाका दिखाई दे रहा है। साथ में कंटिन्यूसली एक्सपी राइजिंग का नोटिफिकेशन भी अपेयर होता है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। एक दरवाजे से तेज रोशनी निकल रही है। शायद इस धमाके की वजह से ही ये रोशनी निकल रही है। दरवाज़ा बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और अब हमारे यांग के पास आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता भी खुल चुका है। यांग उसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जो रूम है ना वो इन लोगों के बॉस का ही होगा, लेकिन मैंने अच्छी तरीके से देख लिया है ये रूम पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं, लेकिन छत के तरफ में कोई मौजूद है जो कि ऊपर से यांग को देख रहा है और यांग नीचे देखने के बाद चौंक जाता है पानी में कि ऊपर में कोई मौजूद है। और वो बंदा बिना देरी के सीधा यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और समय रहते ही इस अटैक से बचने के लिए यांग डॉज कर जाता है जंप करके। लेकिन इस बीस्ट का खाल बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। उसका एक अटैक और जमीन उथल पुथल हो चुकी है। यांग उससे थोड़ी दूरी पर लैंड करते हुए मन में कहता है कि ये शायद एक स्नेल का सेल है और ये स्नेल गोल पहिए की तरह घूमता हुआ तेजी की रफ्तार से यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ चुका है। यांग अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए उसके इस व्हील अटैक को वहीं पर ही रोके हुए है। दोनों के टकराव की वजह से बहुत ही ज़्यादा चिंगारी बाहर निकल रही है और साथ ही हमारा जो यांग है वो पीछे के तरफ में जाने लगा है क्योंकि ये स्नेल उसे बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है। वो अभी भी चक्कर की तरह गोल 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 घूम रहा है। इस वजह से हमारा यांग भी अब गोल 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 हवा में घूमना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और सीधा इस स्नेल के ऊपर में अटैक कर देता है और कहता है 10 when thunder draw। एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक झटका इस स्नेल को लग चुका है, लेकिन उसका घूमना अभी भी नहीं रुका है। लेकिन इस अटैक की वजह से शायद अब ये स्नेल इस जगह पर रुक जाए। लेकिन यांग का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक बहुत ही तेज और बहुत ही बड़ा वाला धमाका हम लोगों को दिखाया जाता है। हर तरफ धुआं ही धुआं, कुछ भी चीज़ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। यांग एक जगह पर लैंड करता है, लेकिन धूल भरे धुंध में हमें एक परछाई भी दिखाई देती है। तो ये है लेवल 5 का स्नेल किंग, जिसके पास में एक कटाना ब्लेड भी है और बाकी स्नेल के मुकाबले में डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और यांग ये सब कुछ देखते हुए कहता है तो देखो सेकंड फेज तो शुरू हो गया, अब चीजें थोड़ी सी मजेदार होती जा रही है। सीन सी की तरफ दिखाया जाता है जो अपना और यांग का मशरूम के समय जैसा वे दोनों दिखते थे उसका तस्वीर बनाते हुए याद कर रही है यांग को, और वो खोई हुई है इस ड्राइंग को बनाने में और अपने मन में कहने लगती है दीवार के अवेयर होने के बाद जब हम दोनों सेपरेट हुए उसके बाद से मुझे एक भी मॉन्स्टर मेरे साइड में दिखाई नहीं दिया, लेकिन अभी भी मुझे बॉस के तरफ से एक्सपी मिल रहा है। वो लोग बहुत ही खतरनाक फाइट कर रहे हैं, मुझे हर हालत में जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। सीन वापस से यांग और स्नेल किंग की तरफ दिखाया जाता है जो धुआंधार एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। दोनों की ही तलवारें एक दूसरे से टकरा रही है और चिंगारी निकल रही है। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, हर हालत में एक दूसरे को जान से मारने के लिए दोनों ही उतावले हैं। वहीं पर स्नेल किंग अपने स्वॉर्ड से एक ज़बरदस्त अटैक करता है और यांग अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को वहीं पर ब्लॉक करता है, बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप। अब इस बार हमारा यांग आगे बढ़कर अपने स्वॉर्ड से स्नेल किंग के ऊपर में एक ज़बरदस्त अटैक करता है। ये स्नेल किंग उस स्वॉर्ड के अटैक से अपने आप को थोड़ा सा
झुककर बचा लेता है और साथ ही वो अपने आप को एक व्हील में कन्वर्ट करके सीधा एक से दूसरे जगह पर जंप करके थोड़ी सी दूरी पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो एक व्हील में कन्वर्ट हुआ उसके कवच से कुछ हिस्से खुल जाते हैं और वहाँ पर से पानी के बूंदे हमें निकलती हुई दिखाई देती है और कुछ ही पल में वो बहुत ही तेज़ी से घूमते हुए पानी का फव्वारे से हमारे यांग के ऊपर में एक ज़बरदस्त अटैक करना शुरू कर देता है। और यांग एक जगह पर रुक कर उसके इस अटैक को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, मेरे ख्याल से ये वाटर टाइप मैजिक है। यांग के दोनों कंधों से रस्सी के समान एक एनर्जी निकलती है जो सीधा जाकर सीलन पर लग जाती है। इस वजह से यांग अब पीछे की तरफ में उड़ता हुआ जाने लगता है और स्नेल किंग का जो वाटर अटैक है वो पूरी तरीके से फिलहाल के लिए विफल हो जाता है। और यांग ये सब कुछ देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि स्नेल किंग जो लिक्विड मेरे ऊपर में फेंक रहा है आखिर वो है क्या, इसलिए अच्छा यही होगा कि मुझे उस लिक्विड को डॉज करते ही रहना होगा। तभी स्नेल किंग का जो लिक्विड है यांग जिस सीलन के सहारे लटका हुआ था उस जगह पर पड़ जाता है। इस वजह से वो जकड़न थोड़ी सी ढीली हो जाती है। ये देखते हुए यांग कहने लगता है कि मेरा जो माइसिलियन है वो सचमुच में अब स्लिप कर रहा है। स्नेल किंग का लिक्विड फ्लोर पर फैला हुआ था। यांग सीधा उस लिक्विड के ऊपर में लैंड करता है और स्नेल किंग बिना वेट किए सीधा यांग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाता है। यांग उस अटैक को रोकने के लिए अपने स्वाड को आगे कर देता है, लेकिन इस बार स्नेल किंग का अटैक बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम था। यांग बहुत ज़्यादा चौंकता है और उसका जो ताकत है वो इसके सामने में काफ़ी वीक पड़ता हुआ दिखाई देता है। यांग बहुत ही दूर पीछे की तरफ में जाता हुआ हमें दिखता है। वो अपने मन में कहने लगता है कि ये जो वाटर सरफेस है ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, मैं यहाँ पर खड़े तक नहीं हो पा रहा हूँ। क्या इस केव का सीलिंग भी स्लिपरी फ्लूइड से कवर है? इसी वजह से मेरा माइसिलियन स्लिप हो गया था। स्नेल किंग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये मेरा होम ग्राउंड है, तुम्हारा यहाँ जीतने का कोई भी चांस नहीं। यांग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है कि वो इस स्लिपरी लिक्विड में रहते हुए तो इस स्नेल किंग का सामना अच्छे से बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसके अटैक से बचने के लिए वो अपने कदमों को थोड़ा पीछे की तरफ में लेने लगता है। लेकिन स्नेल किंग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए यांग के ऊपर में एक जबरदस्त अटैक करता है। इस वजह से यांग का स्वाड उसके हाथों से छूट जाता है। दोबारा व्हील बनकर गोल गोल घूमते हुए सीधा यांग के ऊपर में एक जबरदस्त अटैक कर देता है। यांग इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता, इसी वजह से वो सीधा जाकर दीवार से बहुत ही जोर से टकराता है। स्नेल किंग आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम माइसिलियम का यूज कर रहे हो, तो क्या तुम एक मशरूम मैन हो? तुमने सचमुच में अपने आप को इतना ज्यादा कैपेबल बना लिया कि तुम मेरे साथ में कंपटीशन कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं जानते कि हमारी टेरिटरी में तुम कुछ भी नहीं हो। यांग अपने हाथ को इस फ्लूइड के ऊपर में रख देता है, वहां से रेड कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देखते हुए स्नेल किंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और हमारा यांग अब सेकंड अटैक करने के लिए तैयार है। स्नेल किंग अपने आप को संभालने लगता है क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम होने वाला है। एक इलेक्ट्रिक शॉक बड़े ही तेज़ी की रफ्तार से स्नेल किंग की तरफ में आगे बढ़ चुका है और जैसे ही वो स्नेल किंग के पास में पहुंचता है, स्नेल किंग के चारों तरफ हम लोगों को एक तेज़ धमाका दिखाया जाता है। लेकिन इस अटैक का असर हम लोगों को स्नेल किंग के ऊपर में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये देखते हुए यांग बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है और स्नेल किंग हंसते हुए कहता है कि तुम पहले ही इस मूव का इस्तेमाल मेरे ऊपर में कर चुके हो, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम इसे दोबारा भी कर पाओगे? तुम वाटर के कंडक्टिविटी का इस्तेमाल मेरे ऊपर में अटैक करने के लिए कर रहे थे, लेकिन तुम इस बात को भूल गए कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये मेरा होम ग्राउंड है। क्योंकि मैं वाटर सरफेस के स्मूथनेस को चेंज कर सकता हूँ, तो नेचुरल सी बात है कि मैं वाटर के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज कर सकता हूँ, जिस वजह से तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक शॉक अटैक बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। यांग सीरियस होकर कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास में कुछ स्किल और वाटर है, लेकिन मुझे लगता है कि उस जगह पर खड़े रहकर मुझसे बातें करने से बेहतर है कि तुम्हें डॉज कर लेना चाहिए था। स्नेल किंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर यांग के कहने का मतलब क्या है। तभी हम लोगों को स्नेल किंग के पैरों में कुछ रेड कलर का एनर्जी लाइन बनता हुआ दिखाई देता है। स्नेल किंग कहने लगता है कि आखिर ये जगह पानी से कवर था, लेकिन इसमें माइसिलियन कहां से आ गया? तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सीधा उसके फैलाए गए जाल में फंस गया? लेकिन इन सारी चीजों का कोई भी मतलब नहीं बनता। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि पानी के इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मैं चेंज कर सकता हूं, इसलिए इस इलेक्ट्रिक शॉक को भी मैं कमजोर कर सकता हूं। यांग स्माइल करते हुए कहता है, तुझे मेरे बारे में एक बात तो बिल्कुल भी नहीं पता। मैं बहुत ही ज़्यादा अड़ियल हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो उसे मैं पाकर ही रहता हूँ। और फिर कहता है,
इग्नाइट। स्नेल किंग अपना मिडिल फिंगर यांग को दिखाते हुए कहता है कि जब तक तेरे मुंह से खून नहीं निकलेगा तब तक तुझे इस बात का एहसास नहीं होगा कि आखिर यहाँ सबसे ताकतवर कौन है। लेकिन जैसे ही वो अपने चारों तरफ आग को फैलता हुआ देखता है वो बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम लोगों को ये धधकती हुई आग एक टोर्नेडो में बदलती हुई दिखाई देती है। सारी चीज़ें एकदम धुंधली सी है, कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये धमाका बहुत ही ज़बरदस्त है। और कुछ ही पल की बात थी कि अब सारी चीज़ें शांत हो जाती है। हवा में उड़ रहा है राख, नीचे जो लिक्विड था वो पूरी तरीके से सूख चुका है और हमें यांग की परछाई दिखाई देती है। यांग अब सीधा स्नेल किंग के तरफ आगे बढ़ने लगता है जिसका शरीर बहुत बुरी तरीके से जल चुका है और साथ में उसके हाथ पैर पूरा का पूरा बॉडी बहुत बुरी तरीके से काँप रहा है और धीरे धीरे करके वो राख में तब्दील हो रहा है। लेकिन जाते जाते वो यांग से कह जाता है, आखिर तुमने कैसे इलेक्ट्रिक अटैक को फायर अटैक में चेंज कर दिया? तुम तो सचमुच में बिल्कुल भी रूल से प्ले नहीं करते हो। देखते ही देखते इन आखिरी लफ्जों के साथ अब स्नेल किंग का पूरा बॉडी राख में बदल चुका है और यांग के बॉडी के चारों तरफ हम लोगों को माइसेलियन दिखाई देने लगता है। लेवल अप, स्किल, एक्सपी, बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है और लास्ट नोटिफिकेशन कहता है आइसोलेशन सील वॉल को हटा दिया गया है। यांग सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि इस बड़े से पत्थर के पीछे में एक अनफेमिलियर ह्यूमस स्मेल मुझे महसूस हो रहा है। चलो एक बार फायर हैमर को यहाँ पर बुलाकर देख लेते हैं कि आखिर इसके पीछे में है क्या। कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी ने इस बड़े से पत्थर को बहुत बुरी तरीके से ब्रेक कर दिया है, जो कि है हमारा फायर हैमर। वो आगे के तरफ में देखने लगता है कि आखिर यहाँ पर कौन सी चीज छुपी हुई है और इस बड़े से पत्थर के पीछे में काले छोटे छोटे पत्थर हम लोगों को रखे हुए दिखाई देते हैं। यांग पूछता है कि आखिर ये चीज क्या है और फायर हैमर एक पत्थर को अपने हाथ में लिए हुए जिसके ऊपर से डार्क एनर्जी निकल रही है वो कहता है ये एक ब्लैक रोट स्टोन है। यांग कहता है लेकिन इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये किसी प्रकार का कोई वैल्यूएबल मटेरियल है। मैजिक, गार्बेज और ह्यूमस कई सालों से यहाँ पर कंबाइन हो रहे थे, इसी वजह से ये मटेरियल बना है। फायर हैमर कहता है कि हाँ ये एक गार्बेज है, प्लस गार्बेज तो गार्बेज ही होता है। यांग तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि आखिर फायर हैमर बोलना क्या चाहता है, लेकिन फायर हैमर बताने लगता है इस मटेरियल के बारे में एक नॉर्मल एल्केमिस्ट और ब्लैक स्मिथ यही बात सोचेगा। मशरूम मैन बनने से पहले अगर मुझसे कोई इसके बारे में पूछता तो मैं भी उन लोगों की तरह यही जवाब देता, लेकिन अब ये चीज जो है वो हमारे लिए काफी काम की है। इस मटेरियल के अंदर में जादू की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसे निकालना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन अभी मेरे लिए ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने माइसेलियल एक्सट्रैक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि आपने मैजिक को एक्सट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो एक क्रिस्टल दिखाया जाता है जो है मैजिक सिल्वर स्टोन फ्रेगमेंट। फायर हैमर कहता है कि देखिए बॉस, हमारा गुड लक आ चुका है, अब मैं एक एपिक टायर माना फ्रेगमेंट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। इस तरह के मटेरियल्स की क्वालिटी प्लेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये देखते हुए यांग के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है कि वाह ये तो कमाल का है, लेकिन एक मिनट रुको, तुम्हें नहीं लगता कि इसका साइज दिखने में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही छोटा है? देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि इस मटेरियल से हम लोग ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाएंगे। फायर हैमर बोलता है कि बॉस उस तरफ देखिए, यहाँ पर तो उसका पूरा का पूरा भंडार है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम आप दे दीजिए, उसके बाद मैं इसके अंदर में खुदाई करके सारा का सारा मटेरियल बाहर निकाल लूंगा। यांग कहता है ठीक है, मैं इस केव को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। फायर हैमर अपने माइसेलियन एक्सट्रैक्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है, जहाँ पर ये जितने भी ब्लैक स्टोन है वो सारे के सारे अब हम लोगों को एक कीमती और वैल्यूएबल क्रिस्टल के तौर पर मिलने वाले हैं। और हम लोगों का सीन कुछ समय के बाद का दिखाया जाता है, जहां पर नोटिफिकेशन कहता है ऑब्टेन मैजिक आयरन स्टोन फ्रेगमेंट, ऑब्टेन मैजिक एल्यूमिनियम स्टोन फ्रेगमेंट, ऑब्टेन मैजिक सिल्वर स्टोन फ्रेगमेंट, ऑब्टेन मैजिक कॉपर स्टोन फ्रेगमेंट, ऑब्टेन मैजिक गोल्ड स्टोन फ्रेगमेंट। सचमुच में ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा है और ये जितने भी स्टोन्स है वो सारे के सारे तारे की तरह चमक रहे हैं। अब ये जो केव है वो बहुत बुरी तरीके से हिलना शुरू हो जाता है। ये देखते हुए यांग कहता है कि तुम्हें जितना अंदर खुदाई करना है तुम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये केव बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं होना चाहिए। और फायर हैमर बोलता है कि ये सब कुछ मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमें बहुत ही बड़ा काला सा एक क्रीचर दिखाया जाता है जो कि एक अर्थ वॉर्म की तरह
तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसका मुंह नुकीलेदार दांतों से भरा हुआ है। वो बड़े ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जितने भी गार्बेज या फिर कुछ भी चीजें हैं उन सबको खाना शुरू कर चुका है। आंख में ज्वाला, हाथ में खंजर, ढीला कर दूंगा तेरा अंजर पंजर। व्हाइट मशरूम गुस्से में तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, और तभी कोई आकर उसे हवा में उठा लेता है। ये देखते हुए व्हाइट मशरूम बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज कि आखिर वो फ्लोर से हवा में कैसे उड़ गया। और ये है हमारा यांग, जिसने अपने हाथ से पकड़कर व्हाइट मशरूम को हवा में उठा लिया है। वो कहता है कि आखिर छोटू तू कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, तेरी बारी नहीं है ये सारी चीजों को करने की, उस तरफ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वहां पर तुझे किसी ने मार दिया तो जब देखो तब मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा बोलकर आगे चला जाता है। यहीं पर रुककर फायर हैमर की मदद कर। सी मैं इस मैटर को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। सी कहती है ठीक है बॉस मैं समझ गई। और यांग कहता है नए बने श्रूम सोल्जर्स जो है वो माइसेलियन नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हैं, अगर तुम्हें उनकी मदद की जरूरत पड़े तो कभी भी तुम उन्हें बुला सकती हो। तो यहाँ मौजूद है एक प्रोब्स रूम जो कि लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। साउंड और वीडियो क्वालिटी एकदम जबरदस्त है। प्रोब्स रूम रिपोर्ट करते हुए बताता है कि हमारा एनिमी ब्लैक रोट स्टोन केव के तरफ सीलन को ब्रेक करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। यांग कहता है कि हम उसे यहाँ आने बिल्कुल भी नहीं दे सकते, उसे डिस्ट्रैक्ट करके कॉरिडोर के बैटलफील्ड के तरफ में लेकर जाओ। प्रोब्स रूम कहता है कि ठीक है बॉस, मैं आपकी बात को बहुत ही अच्छे से समझ गया हूँ। और फिर वो डांस करते हुए कहता है अब डब जब जब डब अब पता नहीं प्रोब्स रूम का ये डिस्ट्रैक्शन वाला प्लान काम किया भी है या नहीं, लेकिन ये नुकीलेदार दांतों वाला अर्थवर्म बड़ी ही तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ रहा है। वो फिर से एक सीलन को ब्रेक करके आगे की तरफ में बढ़ना शुरू कर चुका है। उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है। ये देखते हुए यांग कहने लगता है कि आखिर ये किस तरीके का कीड़ा है। ऐसा लगता है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसका टारगेट कहाँ पर है। वो सीधा हमारे तरफ ही चार्ज कर रहा है। फायर हैमर कहता है कि इस आवाज को सुनकर मैं बता सकता हूँ कि वो स्कैवेंजर ब्लैक बग है। केव के अंदर में मौजूद ह्यूमस को लेकर इस कीड़े का अलग ही अट्रैक्शन है। इसी वजह से ये जितने भी स्नेल ट्राइब है वो भी अपने टेरिटरी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन मैं इस लड़ाई को और भी ज्यादा आसान बना सकता हूँ जब मैं इस गेम को खत्म कर दूंगा। और वो जोर जोर से अपने हथौड़े से मटेरियल को मारकर वेपन बनाना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ सी ने ब्लैक स्कैवेंजर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक जबरदस्त अटैक कर दिया है, जिस अटैक की वजह से ब्लैक स्कैवेंजर बहुत जोर से चिल्लाता है क्योंकि इस अटैक की वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हुआ है। लेकिन सी यहीं पर नहीं रुकती, वो ब्लैक स्कैवेंजर के ऊपर में कंटिन्यूअसली अटैक करके उसके बॉडी के ऊपर में दौड़ते हुए बहुत बुरी तरीके से उसे इंजर्ड करने लगती है। ब्लैक स्कैवेंजर यहाँ पर सी को ढूंढने लगता है कि किसी तरीके से उसे ठिकाने लगा दे। इतने खतरनाक अटैक करने के बाद सी थोड़ी सी दूरी पर जाकर रुक जाती है और देखने लगती है कि यहाँ पर ब्लैक स्कैवेंजर को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड तो हुआ है, उसके हर इंजरी से धुआं निकल रहा है, लेकिन साथ ही सी का जो स्वॉर्ड है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी धार जा चुकी है। वो कहने लगती है कि आखिर ये किस एक्सोस्केलेटन्स का बना हुआ है, ये इतना ज्यादा टफ है, यहाँ तक कि बॉस के स्वॉर्ड का धार भी जा चुका है। प्रोब्स रूम से कम्युनिकेट करते हुए यांग कहता है कि फायर हैमर ने मुझे कहा है कि नए गेयर तुम्हारे लिए तैयार कर दिए गए हैं, डायरेक्टली तुम मेलिशियल नेटवर्क से इसे डाउनलोड कर सकती हो। सी के कंधे पर मौजूद प्रोब्स रूम के साथ में कुछ होता है, उसका लंबाई बढ़ जाता है और वो सीधा सी के सामने में आता है और सी एक बटन को क्लिक करती है, जिसके बाद 6% कंप्लीट का हम लोगों को नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। डाउनलोड अब यहाँ पर 86% तक कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने पहली बार देखा है कि मशरूम का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के तौर पर भी किया जा रहा है। वहीं हम देख पाते हैं ब्लैक स्कैवेंजर को जो बड़ी ही तेजी से आगे के तरफ में बढ़ रहा है और यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और सी के हाथों में एक कमाल का तीर आ गया है। ये है मैजिक सिल्वर एरो जो कि सी के द्वारा ऑब्टेन कर लिया गया है। सी अपने तीर धनुष को तैयार कर लेती है, उसके तीर में माइसेलियन एनर्जी इकट्ठा होने लगता है और साथ में ये ब्लैक स्कैवेंजर भी अब सी के एकदम सामने में आ चुका है और बिना देरी के सी अपने तीर को चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। वो बहुत ही कमाल की दिखाई दे रही है यार। वो अपने सेटर एज रॉर एरो का इस्तेमाल करते हुए एक ज़बरदस्त तीर छोड़ देती है। तीर अपना माइसेलियन एनर्जी छोड़ते हुए तेजी की रफ्तार से ब्लैक स्कैवेंजर के पेट के अंदर में घुसा चला जाता है। जहां तक मुझे लगता है कि ये अटैक बहुत ही पावरफुल होने वाला है, लेकिन ब्लैक स्कैवेंजर उससे पहले ही हमारी सी के ऊपर में एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है यार। सी उस अटैक को जंप करके डॉज कर लेती है और थोड़ी सी दूरी पर जाकर सेफ
सेफली लैंड करती है। वहीं पर ये एरो अपना जलवा इस ब्लैक स्कैवेंजर के पेट के अंदर में दिखाना शुरू कर देता है। उसके पेट के अंदर हर जगह पर मशरूम उगते हुए दिखाई देते हैं। फिर अचानक से सारे के सारे मशरूम बहुत ही ज़्यादा तेज ग्लो करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ हम लोगों को बाहर की तरफ दिखाया जाता है कि अभी भी ये ब्लैक स्कैवेंजर हमारी सी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके पेट अब लाल दिखने लगा है क्योंकि अंदर में मशरूम ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है और उसका पूरा बॉडी बहुत बुरी तरीके से हर जगह पर ब्लास्ट करना शुरू कर जाता है। मुंह से लेकर उसका पूंछ तक हर जगह ब्लास्ट हुआ है। क्या जबरदस्त धमाका है, बूम बाम बूम बाम बूम बाम। अपने शरीर के अंदर इतने ज्यादा धमाकों को झेलने की वजह से अब ये ब्लैक स्कैवेंजर दर्द में बहुत ही जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और साथ में नोटिफिकेशन कहता है स्कैवेंजर ब्लैक बग एलिमिनेट कर दिया गया है, एक्सपी इंक्रीज हो चुका है। ब्लैक स्कैवेंजर का पूरा बॉडी राख में तब्दील हो चुका है, बचा है तो सिर्फ उसके नुकीलेदार दांत और हमारी सी उसे देखने लगती है। सी के बाजू में उड़ते उड़ते बैट के समान दिखने वाला श्रूम आ जाता है और उससे कम्युनिकेट करते हुए यांग बताता है कि तुम अभी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर सकती क्योंकि इस जैसे और भी है जो आ रहे हैं। सी कहती है क्या और भी है, और यांग कहता है हमारा एक और प्रोब श्रूम है जो थोड़ी दूरी पर मौजूद है, उसने स्पॉट किया है कि एक और ब्लैक स्कैवेंजर तुम्हारी तरफ आ रहा है। सी बहुत बुरी तरीके से हांफने लगती है। यांग कहता है कि तुम्हारा स्टेमिना बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, जल्दी से मॉन्स्टर के कॉर्पस को ह्यूमस में कन्वर्ट करो और अपने एचपी को रिस्टोर करो। जब तक तुम रिकवर कर रही हो तब तक हमारे जो नए श्रूम सोल्जर्स तैयार किए हैं उन सबको फाइट के लिए आगे भेजो। तो अब यहाँ पर न्यू श्रूम सोल्जर्स अपना अपीयरेंस देने वाले हैं। माइसेलियन एनर्जी दिखाई देती है और साथ में अब लेवल 6 के बूम श्रूम गार्ड्स अपना अपीयरेंस इस जगह पर दे चुके हैं। सी पूछती है तो बॉस क्या हम 2 ही डाउनलोड कर सकते हैं? यांग बताता है मेरा करंट मैक्सिमम स्क्वाड साइज 6 है जो ऑलरेडी फुल हो चुका है। बूम श्रूम गार्ड्स एक स्पेयर और एक स्वाड को लेकर आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। सी यांग को छोड़कर बाकी सारे लोगों को गिनती है और बताती है कि सचमुच में हमारे पास तो एग्जैक्टली 6 लोग मौजूद है, लेकिन अगर हम आपको भी काउंट करें तो आपको नहीं लगता कि हम लिमिट को ऑलरेडी पार कर चुके हैं? यांग कहता है मैं कोई स्लॉट लेकर नहीं आया हूँ, मैं माइसेलियन नेटवर्क का एक पार्ट हूँ। तुम एक तरीके से कह सकती हो कि ऑफ रोस्टर श्रूम हूँ मैं। लेकिन दूसरा ब्लैक स्कैवेंजर अब अपनी एंट्री इस जगह पर दे चुका है। वो तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ रहा है। वो सचमुच में पहले वाले के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर है और हमारा यांग उसे देखते हुए कहता है इस दूसरे वाले ब्लैक स्कैवेंजर ने अपने मुंह को बहुत ही जोर से बंद करके रखा हुआ है, तो क्या ये अपने मुंह के अंदर में ब्लास्ट होने से इतना ज्यादा डर रहा है? हम देखते हैं बूम श्रूम गार्ड को जो अपने वेपन को तैयार कर चुका है इस ब्लैक स्कैवेंजर के ऊपर में अटैक करने के लिए। वो बिना देरी के अपना पूरा ताकत लगाकर अपने वेपन को बड़े ही जोर से इस ब्लैक स्कैवेंजर के तरफ में फेंक देता है और ये वेपन आग से घिरा हुआ है और ब्लैक स्कैवेंजर पूरी तरीके से इसके निशाने पर ही है और तेजी की रफ्तार से जाकर ब्लैक स्कैवेंजर के मुंह पर फटता है एक बहुत ही जबरदस्त और भयंकर धमाका। ब्लैक स्कैवेंजर पेन की वजह से बहुत ही जोर से दर्द में चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्वाड पकड़ा हुआ बूम श्रूम तेजी की रफ्तार से अपने स्वाड को जमीन पर रगड़ता हुआ चिंगारी निकालकर आगे की तरफ में बढ़ने लगा है और जाकर सीधा इस ब्लैक स्कैवेंजर के पेट के ऊपर में एक जबरदस्त अटैक कर देता है। पावरफुल अटैक की वजह से ब्लैक स्कैवेंजर जमीन पर धराशायी हो जाता है। ब्लैक स्कैवेंजर अपने होश में आने के लिए पूरे बॉडी को झंझोड़ता है। सी अपने मन में कहती है तो ये नए बने श्रूम सोल्जर क्या स्ट्रेंथ टाइप के हैं? इन दोनों ने तो अपने स्वाड के एक स्ट्राइक में ही इस ब्लैक स्कैवेंजर को हवा में ही उड़ा दिया था। अब दूसरा बूम श्रूम तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भागने लगता है और एक जबरदस्त हाई जंप लेकर सीधा अब ब्लैक स्कैवेंजर के ऊपर में पहुंच चुका है। अगर ध्यान से देखो तो ब्लैक स्कैवेंजर के मुंह पर इसी बूम श्रूम का स्पेयर मौजूद है। तेजी से जाकर बूम श्रूम सीधा अपने स्पेयर के ऊपर में ही जंप कर देता है, जिस वजह से इस ब्लैक स्कैवेंजर का मुंह बहुत बुरी तरीके से खुल जाता है। स्वाड बूम श्रूम तेजी की रफ्तार से ब्लैक स्कैवेंजर के एकदम नजदीक पहुंच चुका है और वहीं पर स्पेयर बूम श्रूम अपने स्पेयर पर ही खड़ा है। ब्लैक स्कैवेंजर का मुंह पूरी तरीके से खुला है और वो अपने स्वाड पर दोबारा से आग लाकर सेल्फ डिस्ट्रक्शन फ्लाइंग स्वाड एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सीधा अपने स्वाड को इस
ब्लैक स्कैवेंजर के मुंह के अंदर में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका इस ब्लैक स्कैवेंजर के बॉडी के ऊपर में हम लोगों को दिखाया जाता है। पूरे बॉडी में नहीं हुआ है, लेकिन उसके मुंह के तरफ में एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका हुआ है। नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका है, एक्सपी इंक्रीज हो चुका है, मशरूम मैन ड्राइव का लेवल अप लेवल 7 पर पहुंच गया है। साथ में अब आप अपना न्यूज़ रूम सोल्जर को कल्टीवेट कर सकते हैं। इसका 2 नोटिफिकेशन आया है। और इसी धमाकेदार एपिसोड के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट मैं तुम लोगों का इसका आगे का पार्ट भी ला के दे दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय।